5, 4, 3, 2, 1. We have a downed spacecraft. It will be too late. दरअसल 2120 के अंदर कुछ लोग यहाँ से पृथ्वी से बाहर चले जाते हैं स्पेस के अंदर, ताकि वो लिविंग थिंग की चीजों के नमूनों को इकट्ठा कर सकें। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि आने वाले समय के अंदर अमरता के लिए लोगों के बीच में दौड़ होगी और इस दौड़ में 3 तरह की चीजें शामिल होंगी। पहला है सिंथेटिक इंसान, दूसरे साइबोर्ग, तीसरा हाइब्रिड। ये तीनों चीजें इंसान की द्वारा बनाई गई हैं, यानी कि फ्यूचर में इंसान का नामो निशान मिट जाएगा और इन तीनों के बीच में अमरता को लेकर दौड़ चलेगी। यहाँ पे हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये लोग पृथ्वी से अभी भी 80 करोड़ माइल्स दूर हैं। इन लोगों ने नमूने इकट्ठे कर लिए हैं, उस वजह से ये लोग अब पृथ्वी की तरफ ही जा रहे हैं और 65 साल बाद इन लोगों की आंखें खुलती हैं। ये लोग क्रायोस्लीप के अंदर मौजूद थे। इन्हें नहीं पता कि ये अपने साथ में क्या लेके आए हैं। क्रायोस्लीप से जागने के बाद सभी लोग यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। इसमें एक मोरो नाम का इंसान की तरह दिखने वाला साइबोर्ग भी है, जो दिखता इंसान की तरह है लेकिन वो इंसान नहीं है, बल्कि इंसान की बॉडी को इनहेंस करके एक दूसरी बॉडी बनाई गई है जिसे साइबोर्ग कहा जाता है। ये लोग अगले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर पृथ्वी पे पहुंच जाएंगे और ये सभी एक यूटानी नाम की औरत है जो पृथ्वी पे रहती है, उसके लिए काम करते हैं। अब कुछ घंटों पहले ये क्रायोस्लीप से जागे थे और अपना खाना पीना खाकर वापस क्रायोस्लीप में काफी महीनों के लिए सो जाते हैं। अब इन सभी की आंखें पृथ्वी पर ही खुलने वाली थी। वहीं हम पृथ्वी पर एक रिसर्च फैसिलिटी को देखते हैं, जहाँ पे हम कर्स नाम के एक सिंथेटिक बॉडी को देखते हैं। उसके पास में वेंडी नाम की एक छोटी सी लड़की भी खड़ी है। वो लोग वेंडी को कहते हैं कि हम तुम्हें भी हमारी तरह बना देंगे, यानी कि सिंथेटिक, और तुम भी बड़ी हो जाओगी, तुम कुछ भी कर सकोगी। यहाँ पे सिल्विया नाम की औरत है, वो कहती है कि इस काम में तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बस तुम्हें थोड़ी सी नींद आएगी और सपने आएंगे। बॉय कोलवियर नाम का लड़का भी यहीं पे है, जिसने सिंथेटिक बॉडी की खोज की थी। उसने पहले भी इंसान की बॉडी को सिंथेटिक बॉडी में बदला है। उसी वजह से ये एक्सपेरिमेंट वो इस लड़की के ऊपर भी करना चाहता है। तभी वेंडी को सुला देते हैं और वेंडी की सारी यादों को एक दूसरी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, जो कि थोड़ी बड़ी है। वेंडी अब उछल कूद कर सकती है, पहाड़ों से भी कूद सकती है, बहुत तेज दौड़ सकती है, क्योंकि उसे एक नया शरीर मिल चुका है जिसे सिंथेटिक बॉडी कहा जाता है। सिल्विया यहाँ पे वेंडी को ये कहती है कि अब तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी तरफ बहुत सारी लड़कियां और लड़के ऐसे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। हम उन्हें भी तुम्हारी तरह बनाना चाहते हैं, इसीलिए तुम उन्हें कन्विंस करो ताकि हम उन्हें तुम्हारे जैसा सिंथेटिक बॉडी दे सकें। तो वेंडी ऐसा ही करती है, वो उन लोगों को कन्विंस कर लेती है और वो छोटे बच्चे भी ये काम करने को तैयार हो जाते हैं। खासकर छोटे बच्चों को ही सिंथेटिक बॉडी दी जाती है, क्योंकि उनके माइंड के अंदर जितनी भी मेमोरी हैं वो सारी की सारी एक बड़ी सिंथेटिक बॉडी में आसानी से जा सकती हैं, और बड़े इंसान के माइंड की मेमोरी वो सिंथेटिक बॉडी में नहीं जाती, या उनमें जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तब यहाँ पे 4 छोटे छोटे बच्चे लाए जाते हैं और उनको सिंथेटिक बॉडी दी जाती है, और केवल कुछ ही घंटों में उनके माइंड की जितनी भी मेमोरी थी वो एक बड़े से सिंथेटिक बॉडी में दे दी जाती हैं, और वो छोटे बच्चे खुद को अब बड़ा महसूस करने लगते हैं। ग्वालियर नाम का जो छोटा सा लड़का है वो बस एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, क्योंकि सिंथेटिक बॉडी के लिए वो अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करना चाहता है। पहले से ही वो बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन जो वेंडी है उसके अंदर मेमोरीज तो हैं ही, इसीलिए उसे अपने भाई की बहुत ज्यादा याद आती है और उसे उम्मीद है कि उसका भाई एक न एक दिन उसे जरूर मिलेगा। तब तक हम उस स्पेसशिप को देखते हैं। उसके अंदर मोरो नाम का जो साइबोर्ग है वो अपने आप को एक कैबिन में लॉक कर लेता है और यहाँ से पृथ्वी पे मैसेज भेज देता है कि सारे क्रू के मेंबर मारे जा चुके हैं, केवल मैं ही साइबोर्ग हूँ जो जिंदा हूँ और ये मिशन फेल हो चुका है। अभी हम देखते हैं कि स्पेसशिप के अंदर कोई एलियन जैसी चीज है जो यहाँ के इंसानों को खत्म करने में लगी हुई है, और वो एलियन साइबोर्ग को भी खत्म करने के लिए आ रहा था, लेकिन मोरो अपने आप को किसी तरह करके एक दूसरे स्लीपिंग चैम्बर में खुद को लॉक कर लेता है, जिस वजह से उसकी जान बचती है और वो अपनी स्पेसशिप का मुंह पृथ्वी की तरफ मोड़ देता है। उस वजह से ये बहुत बड़ी स्पेसशिप स्पेस स्टेशन को चकनाचूर करती हुई यहाँ से पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ती है। पृथ्वी पर हम न्यू श्याम नाम के एक शहर को देखते हैं। यहाँ पे हरमित नाम का लड़का है जो कि वेंडी का भाई है, और वेंडी अभी भी अपने भाई के ऊपर निगाह रख रही है, क्योंकि वो एक एआई बन चुकी है। इसी वजह से वो काफी चीजों को हैक करके बस अपने भाई को ही देखती रहती है। उसका भाई अब एक मेडिकल टीम के साथ में काम करने लगा है, यानी वो छोटा मोटा डॉक्टर बन गया है। लेकिन उसके भाई को ये नहीं पता कि उसकी बहन जिंदा है या नहीं, क्योंकि उसका एक पूरा परिवार हादसे के दौरान मारा गया था। उसका भाई अपने दोस्तों के साथ में बिल्डिंग के ऊपर कसरत कर रहा था
लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि आसमान से एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आ रही है जो इनके ठीक सिर के ऊपर से गुजरती है और वो स्पेसशिप जाकर सामने वाली बिल्डिंग के अंदर क्रैश हो जाती है। यानी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। हरमीत मेडिकल टीम के साथ में काम करता है जो फोर्स के साथ में रहती है। उसी वजह से वो उन लोगों के साथ में उस बिल्डिंग की तरफ निकल जाता है जिस बिल्डिंग की तरफ वो स्पेसशिप क्रैश हुई है, ताकि वो बिल्डिंग के अंदर जाके घायल लोगों को बचा सके। और कुछ ही देर में ये हादसे वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। ये स्पेसशिप के इंजन अभी भी चालू थे और जिस बिल्डिंग से ये स्पेसशिप टकराई है वो 100 मंजिला ऊंची इमारत है और उसके 20 फ्लोर नीचे भी हैं। अब हरमीत दूसरी टीम के साथ यहाँ बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और घायल लोगों की मदद करने लग जाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने क्या चीज आने वाली है। बिल्डिंग के अंदर घुसने के बाद इन लोगों के सामने होता है वो बहुत बड़ा प्लेन और ये इस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। ये स्पेसशिप आम स्पेसशिप के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़ा था। उसी वजह से स्पेसशिप के अंदर घायल लोगों को ढूंढना भी काफी मुश्किल भरा काम होने वाला था। लेकिन हमें पता है कि इस स्पेसशिप के अंदर पहले से ही एक एलियन मौजूद है। हम मोरो को भी देखते हैं जो कि एक साइबोर्ग है। वो भी अपने क्रायोस्लीप से बाहर आता है। उसे पता चल जाता है कि हादसा हो चुका है और सारे लोग मारे जा चुके हैं। वो ये भी देखता है कि इंसान अब अंदर आने लगे हैं, इसीलिए मुझे इंसानों को किसी तरह रोकना होगा। तब तक हम वेंडी को देखते हैं। उसे पता चल जाता है कि एक जगह पृथ्वी के ऊपर ही एक बड़ा हादसा हुआ है और उस हादसे में मेरा भाई वहाँ पे मेडिकल टीम के साथ में गया हुआ है। उसकी भी जान को खतरा है, इसीलिए मुझे किसी तरह करके मेरे भाई को बचाना होगा। इसीलिए वो बाकी अपने दोस्तों को तैयार करती है जो सिंथेटिक बॉडी में थे। वेंडी बॉय कवालियर के पास में जाती है और कहती है कि जहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ है उस जगह पे मैं खुद जाऊंगी और उन लोगों की जान बचाऊंगी। बॉय कवालियर तो इन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। उसी वजह से वो कहता है कि तुम क्रिस को अपने साथ ले जाओ और अपनी टीम को ले जाके वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी मदद करो। उसी वजह से वेंडी भी यहाँ से अपने भाई की मदद करने के लिए निकल पड़ती है। वहीं स्पेसशिप के अंदर हम 2 सैनिकों को देखते हैं जो यहाँ से एक लैब में पहुंच जाते हैं, लेकिन लैब का नज़ारा देखने लायक था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जीव थे जो कि स्पेस के अंदर से लाए गए थे। इनमें से कुछ जीव तो आज़ाद भी हो चुके थे और वो जीव बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हैं। तभी मोरो वहाँ पे आ जाता है जो इन दोनों सैनिकों को एक खंबे से बांध देता है। ये दोनों सैनिक चिल्लाते हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन मोरो इन दोनों को बांध के यहाँ से चला जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि कुछ जीव आजाद हैं जो इन दोनों को काट लेते हैं, जिससे इन दोनों सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। हम हरमीत को भी देखते हैं, वो भी 2 सैनिकों के साथ में आगे बढ़ रहा है। वो एक जगह पे आता है जहाँ पे क्रायोस्लीप थे। उसे पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी इंसान थे वो सारे मारे जा चुके हैं, यहाँ पे बचाने लायक कोई भी नहीं बचा। लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कि इतना बुरा हाल किया किसने है। बॉय ग्वालियर को भी देखते हैं जो यहाँ पे सिल्विया के पास में है। सिल्विया कहती है कि हमारे जो कस्टमर हैं, जिस तरह से वेंडी है, हमें उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम उन्हें किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। वो कहता है कि मैं इनके ऊपर ध्यान नहीं देता, बल्कि मैं तो एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो और भी अपनी तरह की मशीन यानी रोबोट बना देगी और ये काम चलता ही रहेगा। वो मशीनें फिर कभी नहीं मरेंगी। मेरे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई मुझे चैलेंज करे, मेरे साथ में डिबेट करे। हम हरमीत को भी देखते हैं, वो अब स्पेसशिप से निकलकर अंडरग्राउंड बिल्डिंग में आ चुका है। ये बिल्डिंग 10 मंजिला नीचे भी है, इसीलिए इन लोगों को नीचे जाना होगा ताकि नीचे जो लोग मौजूद है उन्हें बचाया जा सके। इसीलिए वो 2 लोगों के साथ यहाँ से आगे निकल पड़ता है, लेकिन आगे सीढ़ियाँ खत्म थी, इसीलिए ये लोग छलांग लगाकर दूसरी सीढ़ी पे जाते हैं। आखिर में हरमीत जब छलांग लगाने लग जाता है तब वो ऊपर देखता है। ऊपर एक एलियन आ चुका था जो इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। हरमीत भाग जाता है, लेकिन ये एलियन हरमीत के पीछे पड़ जाता है। हरमीत किसी तरह करके अपने आप को लिफ्ट के अंदर लॉक कर लेता है और वहीं पे रह के अपनी जान बचाता है। लेकिन उसे पता चल जाता है कि ये सच में कुछ अजीब चीज है, इसीलिए वो वॉकी टॉकी के जरिए बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पे खतरा बहुत बड़ा है, इसीलिए संभल के रहना। साथ ही हमें ये पता चलता है कि आज से 1 दिन पहले हरमीत अपनी इस मेडिकल जॉब से इस्तीफा देने वाला था, इसीलिए वो AI के अंदर अपनी दरख्वास्त जरूर डालता है। लेकिन उसकी बहन जो कि पहले से ही AI बनी हुई है, वो उसकी दरख्वास्त को कैंसिल कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका भाई इस जगह को छोड़कर यहाँ से कहीं दूसरे शहर में चला जाए। वो चाहती थी कि उसका भाई उसकी आंखों के सामने रहे। अब प्रेजेंट में वेंडी और उसकी टीम वाले भी वो भी इस क्रैश साइट तक पहुंच जाते हैं। एक टेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी CCTV फुटेज को वो हैक करती है। वो अपने भाई को सबसे पहले ढूंढती है। उसे पता चलता है कि मेरा भाई लिफ्ट के अंदर अभी भी मौजूद है, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाती है ताकि अपने भाई को बचा सके। उसके पीछे 2-3 लोग और जाते हैं जो खुद भी सिंथेटिक हैं यानी AI हैं। बॉय ग्वालियर नाम का जो लड़का है उसके पास में युतानी नाम की औरत का कॉल आता है। युतानी कहती है कि तुम्हारे शहर के ऊपर जो स्पेसशिप गिरा है वो मेरा है। डीप स्पेस रिसर्च करने वाला वो एक स्पेसशिप है, इसलिए मैं अपनी एक टीम भेज रही हूँ और स्पेसशिप के अंदर जो भी चीजें मौजूद है वो मुझे वापस चाहिए। लेकिन बॉय ग्वालियर कहता है कि नहीं,
फिलहाल जिस बिल्डिंग के ऊपर वो गिरा है वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, इसलिए तुम्हारी टीम को खतरा हो सकता है और अगर तुम जबरदस्ती यहाँ पे आने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी टीम के ऊपर केस ठोक दूंगा। और वो इतना बोल के कॉल को काट देता है। दरअसल बॉय कॉरियर उस स्पेसशिप के अंदर जो भी चीज मौजूद है उसे खुद लेना चाहता है। वेंडी और उसकी टीम अभी भी अपने भाई और बाकी लोगों को ढूंढने में लगे हुए हैं। यहाँ पे वेंडी की टीम को एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है। ये क्रिएचर नहीं है बल्कि स्पेस में किसी दूसरी जगह से लाया गया एक पौधा है। इसीलिए जो क्रश नाम का इंसान है वो कहता है कि तुम लोग यहीं पे रुको, इस पौधे के ऊपर नजर रखो और बाकी लोग मेरे साथ में आगे बढ़ो। और बाकी लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे 2 सैनिक खंबे से बंधे हुए हैं और वो अब मारे जा चुके हैं। वो बुरी तरह से मारे गए हैं। कोई अजीब सा जानवर है जो उन्हें मार गया। यहाँ पे एक बिल्ली भी थी। बिल्ली के अंदर भी कोई अजीब सा क्रिएचर घुस गया था। वो क्रिएचर जब इनके ऊपर हमला करने के लिए आता है तब ये उस क्रिएचर को डिब्बे के अंदर बंद कर देते हैं, क्योंकि इस स्पेसशिप के अंदर तरह तरह के क्रिएचर मौजूद हैं जो स्पेस से लाए गए थे। वेंडी भी उस लिफ्ट तक पहुंच जाती है जिस लिफ्ट के अंदर उसका भाई बंद था। वो देखती है कि लिफ्ट के बाहर पंजों के निशान है, यानी कि कोई भालू जैसी चीज है, लेकिन हमें पता है कि कोई भालू नहीं है बल्कि वो एक एलियन है। हरमित एक जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पे कुछ इंसान अभी भी जिंदा हैं। हरमित उन्हें कहता है कि यहाँ से बाहर निकलो, हम तुम्हें धीरे धीरे करके यहाँ से बाहर भेज देंगे। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो यहाँ पे पार्टी करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे एलियन आ जाता है जो इन सारे लोगों को बस एक ही पल में खत्म कर देता है। हरमित का दोस्त गोलियां भी चलाता है लेकिन इस एलियन के ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं होता। अब यहाँ पर केवल हरमित ही जिंदा है। हरमित अपने दोस्त की बंदूक को उठाता है और उस एलियन को ढूंढने लग जाता है। हालांकि वो एलियन हरमित के पीछे ही था। जब अचानक से वो एलियन हरमित के ऊपर हमला करने के लिए आता है तब एन मौके पर वहाँ पे मोरो पहुंच जाता है जो कि एक साइबोर्ग है। वो उस एलियन को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है जिससे वो एलियन वहीं पे गिर जाता है और दूसरा इलेक्ट्रिक शॉक वो यहाँ हरमित को देता है और इस एलियन के ऊपर कुछ ऐसी चीज छिड़क देता है जिससे ये एलियन अपने आप बोरे में बंद हो जाता है और उसे घसीटता हुआ वो यहाँ से ले जाता है। इन्हीं एआई के बीच में हम क्रिस को देखते हैं। वो इस पूरी स्पेसशिप को खुद से कनेक्ट करता है और उसे पता चल जाता है कि ये डीप रिसर्च करने के लिए गया था और ये अपने साथ में बहुत सारे स्पेसिमेन को लेके आया है, यानी उन जीवों को लेके आया है जिनके ऊपर पृथ्वी पर रिसर्च होने वाली थी। मोरो नाम का जो साइबोर्ग है वो भी उस बोरे को घसीट रहा है जिसके अंदर वो एलियन है। लेकिन तभी वहाँ पे सैनिक पहुंच जाते हैं जो पूछते हैं कि तुम कौन हो और इस बोरे के अंदर क्या है। मोरो कहता है कि मुझे अपना काम करने दो वरना बहुत ज्यादा पछताओगे। लेकिन बाद में सैनिकों को पता चल जाता है कि ये तो एक साइबोर्ग है, इसीलिए हमें इसे पकड़ना होगा। वो उसे हथकड़ी लगा देते हैं लेकिन तभी एलियन बोरे के अंदर से निकल जाता है और यहाँ पे मौजूद हर एक सैनिक को मार देता है। हालांकि वो साइबोर्ग के ऊपर हमला नहीं कर पाता क्योंकि साइबोर्ग डरा हुआ नहीं है। ये एलियन खासकर उसी के ऊपर हमला करता है जो डर जाता है। तब ये एलियन मोरो की कैद से भी छुड़ के भाग जाता है। हम हरमित को भी देखते हैं, उसे भी काफी टाइम बाद होश आता है। तभी वहाँ पे उसकी बहन वेंडी आ जाती है जो अपने भाई को पहचान लेती है। लेकिन हरमित अभी भी वेंडी को नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि उसकी बहन की शक्ल बिल्कुल अलग थी और उसकी बहन तो बिल्कुल छोटी थी। उसकी बहन वेंडी बताती है कि हमने यहाँ पे एक भालू को देखा है, शायद यहाँ पे कोई भालू है। तो हरमित को पता चल जाता है कि ये दो जो भी हैं ये सिंथेटिक हैं, यानी एआई हैं। उसे नहीं पता कि ये मेरी बहन है। तब तक वेंडी के पास में क्रश का कॉल आता है। क्रश कहता है कि मुझे इस स्पेसशिप के अंदर एक ऐसी जगह दिखी है जहाँ पे अंडे जैसी दिखने वाली चीजें हैं, इसीलिए तुम वहाँ पे पहुँच जाओ। इसीलिए वेंडी अपने भाई को भी कहती है कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो, हम एक जगह पे जाने वाले हैं, क्या पता वहाँ पे इंसान भी हो, तुम उन्हें बचा लेना। तो हरमित भी इन लोगों के साथ में चला जाता है और जाते जाते ये लोग बातें करने लग जाते हैं। ये बताते हैं कि हमारे पास में सिंथेटिक बॉडी है, हम केवल छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब हमें सिंथेटिक बॉडी मिली तब हम बड़े बन गए और हमारे असली नाम भी नहीं है, इसका नाम मार्सी है। हरमित कहता है कि मार्सी मेरी बहन का नाम था। तो वेंडी सच बता देती है। वो कहती है कि मेरा असली नाम मार्सी ही है और मैं तुम्हारी बहन हूँ। हरमित को यकीन नहीं होता। वो कुछ सवाल पूछता है जो उसकी बहन को ही पता थे। तो वेंडी सारे सवालों के जवाब देती है। इस बात से हरमित को पता चल जाता है कि ये तो मेरी बहन ही है जो अब एआई बन चुकी है। इसीलिए हरमित अपनी बहन को गले लगा लेता है। लेकिन इन लोगों को आगे बढ़ते रहना होगा। ये लोग एक जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे अंडे रखे हुए थे और हरमित इन अंडों को देखने लग जाता है। उसकी बहन कहती है कि मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एन मौके पे वहीं पे एलियन आ जाता है जो शायद इन अंडों की रक्षा कर रहा था और वो एलियन आते ही हरमित को उठा के ले जाता है। और उसकी बहन वेंडी ये सब देख रही थी। फैसला करती है कि मैं मेरे भाई के पीछे जाऊंगी और अपने भाई को बचाऊंगी। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है। हम बहुत जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड करने वाले हैं। उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपसे एक भी एपिसोड मिस ना हो जाए। हमने बहुत सारी साइंस फिक्शन वेब सीरीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धरती पर एक अनजान शिप आके क्रैश हो जाती है। शिप के अंदर एलियन थे
जो कि स्पेस के अंदर से लाए गए थे और वो एलियन पृथ्वी पर आते ही तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। हम बात करने वाले हैं एलियन अर्थ की और आज हम इसके एपिसोड नंबर 3 की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। हमने इसके दोनों पहले एपिसोड को एक्सप्लेन किया हुआ है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मौजूद है। ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग वेब सीरीज है। तो बिना देरी के चलते हैं एपिसोड 3 की कहानी की तरफ। शिप के अंदर वेंडी अभी भी अपने भाई हरमीत को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसे उसका भाई नहीं मिला है। कर्श नाम का जो एआई है उसने इस पूरी शिप को अपने आप से कनेक्ट कर लिया है। उसे ये पता चल जाता है कि इस शिप के अंदर पूरे 5 तरह के स्पीसीज हैं जिनको यहाँ पृथ्वी पर लाया गया है। हम कर्ली नाम की एआई को देखते हैं। कर्ली बहुत ज़्यादा कुछ सोच रही है। उसके पास में उसकी दोस्त है, पूछने लग जाती है कि हमारे जो ओरिजिनल नाम थे वो नाम हमें क्यों नहीं दिए गए। लेकिन ये बात तो उसकी दोस्त को भी नहीं पता। वो कहती है कि वेंडी को वेंडी नाम क्यों दिया गया। उसकी दोस्त कहती है कि शायद वेंडी पहली एआई है, उस वजह से वेंडी को वेंडी नाम दिया गया। ये नील्स नाम की लड़की कर्ली को कहती है कि ज़्यादा सोचो मत, बस अपना काम करती हो। टूटलेस नाम का लड़का यहीं पे है, वो भी एक एआई है। वो कहता है कि कम से कम तुम दोनों को अच्छे काम करने को तो मिलते हैं, मुझे तो पता नहीं कहाँ कहाँ भेजा जाता है। तभी कर्स के पास में बॉय कोवालियर का कॉल आता है। बॉय कोवालियर कहता है कि अब तुमको 5 स्पीसीज मिल चुकी हैं, उसी वजह से तुम उन्हें सिक्योर करो और मेरे पास में ले आओ। यूटानी को मैं अपने आप समझा दूंगा। लेकिन बॉय कोवालियर के पास जो लड़की रहती है वो कहती है कि हम ऑलरेडी एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, आप ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हो। लेकिन बॉय कोवालियर कहता है कि गलती सभी से होती है, यूटानी से गलती हुई है, उसका स्पेसशिप हमारे पास में आके गिरा है, इसीलिए ये चीज़ हमारी है, हम इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या पता कुछ नया तरीका निकल आए। साथ ही बॉय कोवालियर सभी के बारे में जानकारी मांगता है कि मेरे जितने भी एआई हैं वो कैसे हैं। कर्श कहता है कि सभी एआई अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन जो वेंडी नाम की लड़की है वो यहाँ मेरे पास में नहीं है, वो अभी भी अपने भाई को ढूंढने के लिए गई हुई है। तो बॉय कोवालियर कहता है कि उस लड़की को भी लेके आओ। तब तक हम वेंडी को देखते हैं, वो भी इस स्पेसशिप के अंदर यहाँ वहाँ भाग रही है। वो अपने भाई हरमीत को ढूंढ रही है और अपने भाई को ढूंढते ढूंढते वो एक कंटेनर के पास में पहुंच जाती है जहाँ पे उस एलियन ने उसके भाई को एक जगह पकड़ के रखा हुआ था। उसका भाई हरमीत कहता है कि ये एक ट्रैप है, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं जाती और अपने भाई को छुड़वा लेती है। लेकिन तभी इनके पीछे वो एलियन आ जाता है। वो एलियन इस कंटेनर के अंदर नहीं आता, बल्कि इस कंटेनर को पलटाने लग जाता है। उस वजह से इन दोनों भाई बहनों को बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली थी। लेकिन तभी वो एलियन उसकी बहन वेंडी को पकड़ के ले जाता है। हरमीत बाहर आके देखता है तो पता चलता है कि यहाँ पे मेरी बहन है ही नहीं। लेकिन तभी अचानक से वो एलियन हरमीत के ऊपर भी हमला कर देता है, हरमीत को दूर फेंक देता है, फिर उसके ऊपर आ जाता है। और जैसे ही हरमीत के ऊपर दोबारा हमला करने वाला था तभी वहाँ पे वेंडी आती है जो अपने भाई की जान बचाती है और इस एलियन को पकड़ लेती है। उसे पकड़कर एक दरवाजे के पीछे ये लोग लॉक करने वाले थे। वेंडी अपने भाई को कहती है कि तुम जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर देना, लेकिन दरवाजे के पीछे वो खुद भी थी, उसी वजह से वो कहती है कि जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर दो। तो उसका भाई दरवाजे को लॉक कर देता है, लेकिन वेंडी भी दरवाजे के पीछे उस एलियन के साथ में फंस जाती है और हरमीत ऐसा नहीं चाहता था, उसी वजह से वो उस दरवाजे को दोबारा खोलने लग जाता है। लेकिन दरवाज़ा खोल के जब वो अंदर जाता है तो पता चलता है कि वो एलियन अब मारा जा चुका है और वेंडी वो भी बहुत ज़्यादा घायल है। तभी वो भी ये नज़ारा देख के वहीं वेंडी के पास में ही बेहोश हो जाता है। वहीं हम स्लाइटली नाम के लड़के को देखते हैं। वो भी एक एआई है, वो एक जगह पे खड़ा हुआ है क्योंकि वेंडी ने उसे वहीं पे अंडों के पास में खड़ा रहने के लिए बोला है। जहाज़ के अंदर से तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी, उन आवाज़ों को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। लेकिन तभी उसका दोस्त दूसरा एआई जिसका समी नाम है वो यहाँ पे आता है। वो स्लाइटली से बातें करता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे यहाँ पे वेंडी ने खड़ा होने के लिए कहता है। समी कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा मिस कर दिया, हमने वहाँ पे एक जानवर देखा था जो नीड्स को बस खाने ही वाला था और वो इंसान के अंदर से खून चूस लेता है, तुमने ये नज़ारा मिस कर दिया। स्लाइटली भी कहता है कि यहाँ पर भी 12 फुट से लंबा एक एलियन आया था जो वेंडी के भाई को उठा के ले गया और वेंडी अपने भाई को बचाने के लिए फुल हंटर मोड में गई है। अब पता नहीं वो जिंदा वापस आएगी या नहीं आएगी। ये दोनों इन अंडों को भी देखते हैं, इन्हें नहीं पता कि इन अंडों के अंदर है क्या। तभी इन दोनों के पास में मोरो आ जाता है। मोरो एक सिंथेटिक बॉडी है। मोरो इन दोनों को कहता है कि अपने हथियार फेंक दो और घूम जाओ। ये दोनों बताते हैं कि हमारे पास में तो हथियार है ही नहीं, क्योंकि वो लोग हमें हथियार देते ही नहीं। मोरो इन दोनों से पूछता है कि हम कहाँ पे हैं। वो कहते हैं कि हम स्पेसशिप के अंदर हैं। ये एक प्रोजिडी सिटी है जिसका न्यू सायम नाम है। ये दोनों मोरो से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा प्लेन क्रैश हुआ था, तुम कैसे बच गए। वो कहता है कि बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। ये दोनों कहते हैं कि हम बच्चे नहीं हैं। मोरो को समझते देर नहीं लगती, उसे पता चल जाता है कि ये एआई हैं।
ये लोग इन अंडों के बारे में पूछते हैं तो मोरो बता देता है कि हम दूर दराज गए थे और वहाँ पे हमें दूसरे चांद के ऊपर ये अंडे हमें मिले हैं, हम वहाँ से लेके आए थे। ये कोई मामूली अंडे नहीं है, इनके अंदर से मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं। अब ये दोनों यहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन मोरो इन्हें जाने नहीं देता। वो इस पूरे कंप्यूटर के डाटा को अपने अंदर ट्रांसफर करने लग जाता है और थोड़ी सी देर बाद पूरा डाटा मोरो के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। मोरो एक चिप को लेता है और वो स्लाइटली ये गर्दन पे लगा देता है। आखिर उसने ये काम क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। और स्लाइटली ये कान में धीरे से कहता है कि कब एक मशीन नहीं रहती। तभी यहाँ पे कर्स आ जाता है। कर्स कहता है कि इन्हें छोड़ दो। मोरो कहता है कि तो तुम ही हो जो इन्हें कंट्रोल करते रहते हो। कर्स मोरो को कहता है कि तुम तो एक केवल साइबोर्ग हो। लेकिन बदले में मोरो कहता है कि यूटानी ने इस चीज़ के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया है और वो इन चीज़ों को ऐसे ही नहीं जाने देगी। और इतना बोल के वो शिप से नीचे कूद जाता है, यानी कि यहाँ से फरार हो जाता है। अब जब सुबह हो जाती है तब यहाँ पर बाकी टीम भी पहुँच जाती है और वो टीम वाले वेंडी और उसके भाई को भी ले जाते हैं। साथ ही साथ जो एलियन था उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे ले जाते हैं। और ये सभी लोग उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर बॉय कोलियर का ठिकाना है, जहाँ पे वो रह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है। वो भी इन सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके पास में 5 स्पीसीज आई हैं। साथ ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए एलियंस भी आए हैं। इस चीज़ से वो खुश हैं। वेंडी को तो यहाँ से सिल्विया के पास में ले जाया जाता है जो कि डॉक्टर है। वो वेंडी को ठीक करने की कोशिश करती है। बाकी डॉक्टर भी यहीं पर मौजूद हैं। बाकी डॉक्टर कहते हैं कि इस सिंथेटिक बॉडी को किसी क्रैश साइट पर नहीं भेजना चाहिए था। तब तक यहाँ पे बॉय कोलियर भी पहुँच जाता है। ये लोग बॉय कोलियर को भी यही बात बोलते हैं कि हमें बिना सोचे समझे उस क्रैश साइट पर इन लोगों को नहीं भेजना चाहिए था। तब बॉय कोलियर यहाँ से चला जाता है कर्श के पास में। कर्श उन 5 तरह की स्पीसीज को देख रहा है। लेकिन जब बॉय कोलियर वहाँ पे आता है तब कर्श बॉय कोलियर का हाथ पकड़ के उसे लिफ्ट के अंदर छोड़ देता है और कहता है कि आपका यहाँ पे आना सेफ नहीं है। क्या पता ये कोई वायरस हो जो फैल सके, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। और बॉय कोलियर यहाँ से चला जाता है। हम स्लाइटली और समी उन दोनों को देखते हैं जो एक जगह पे बैठे हुए हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कहने लग जाता है कि जिस मोरो नाम के आदमी को तुमने देखा था वो कैसा दिखता था। वो बताते हैं कि वो तो एक रोबोट की तरह था, उसके हाथ से चाकू निकल रहे थे। ये आदमी कहता है कि साइट के ऊपर तो उसका कोई नामो निशान नहीं है, शायद वो भाग गया है। लेकिन तुम लोगों ने जो देखा वो हमने भी देखा, यानी कि तुम जो देखते हो सेम चीज़ स्क्रीन के ऊपर हमें भी दिखाई देती है। तुम्हारी आंखों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं और हमने उस मोरो नाम के आदमी की इमेज हर जगह फैला दी है। जहाँ भी वो दिखेगा हमें पता चल जाएगा। साथ ही ये आदमी ये भी पूछता है स्लाइटली से कि उसने तुम्हारे कान के अंदर क्या कहा। तो स्लाइटली कहता है कि उसने मेरे कान के अंदर एक ही बात कही कि कब एक मशीन नहीं रहती। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। इस आदमी को कहते हैं कि आप उसे पकड़ तो लेंगे ना, कहीं वो हमें आके नींद में न मार दे। तो ये आदमी कहता है कि नहीं, ये एक सिक्योर फैसिलिटी है, यहाँ पे घुसना नामुमकिन है। और इतना बोल के ये आदमी चला जाता है। हम मोरो को भी देखते हैं जो इसी न्यू सियाम शहर में घूम रहा है। वो यहाँ पे किसी का फ़ोन चुरा लेता है और यूटानी को कॉल करता है। यूटानी को अपनी जानकारी देता है। यूटानी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास में आ जाओ। लेकिन मोरो कहता है कि नहीं, मैं आपके पास में नहीं आ सकता क्योंकि आपने इस मिशन के लिए हजारों करोड़ों अरबों खर्च किए हैं और वो 5 स्पीसीज लाने के लिए हमें अपने लोगों की जान भी गंवानी पड़ी है। केवल मैं ही हूँ जो जिंदा बचा हूँ और मैं उन 5 स्पीसीज को आपके पास में वापस लेके आऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और इतना बोल के वो कॉल को काट देता है। बॉय कोलियर को देखते हैं, उसके पास में भी एक AI आती है। वो बताती है कि वेंडी तो टूट चुकी है, इसका मतलब अब मैं आपकी फेवरेट बन जाऊंगी क्योंकि पहले तो आपकी फेवरेट वेंडी थी। बॉय कोलियर कहता है कि वो मेरी फेवरेट इसलिए थी क्योंकि मैंने उसे सबसे पहले बनाया था। ये लड़की कहती है कि वो केवल अपने भाई के बारे में सोचती है, लेकिन मैं सभी के बारे में सोचती हूँ, आपके बारे में सोचती हूँ और मैं वेंडी से कहीं ज़्यादा काम भी करती हूँ। यहाँ तक कि मैंने तो बहुत सारी लैंग्वेज भी सीख ली हैं। तो बॉय कोलियर कहता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ किताबें दूंगा, तुम उन किताबों को पढ़ना। तो वो कहती है कि क्या अब मैं आपकी फेवरेट बन गई। तो वो कहता है कि नहीं, फेवरेट नहीं बनी, लेकिन तुम फेवरेट वाली रेस में ज़रूर हो। हम स्लाइटली को देखते हैं जो अपने कमरे के अंदर अकेला बैठा हुआ है, छोटे बच्चों की तरह वो भी यहाँ पे टीवी और कार्टून देख रहा है। मोरो ने उसकी गर्दन पर एक चिप लगाई थी। तभी स्लाइटली को मोरो की आवाज़ सुनाई देती है। मोरो कहता है कि क्या तुमने मेरी पहेली को डिकोड किया, यानी कि कब एक मशीन नहीं रहती। स्लाइटली कहता है कि मुझे किसी से बात नहीं करती, तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तो मोरो कहता है कि ठीक है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन मेरी पहेली तुम कभी नहीं सोल्व कर पाओगे। इसलिए स्लाइटली कहता है कि ठीक है, कहीं मत जाओ, तुम मुझसे बातें करते रहो। मोरो यहाँ इस बच्चे से एक और सवाल पूछता है कि जो सिंथेटिक बॉडी होती है उसके पेरेंट्स कहाँ होते हैं, लेकिन स्लाइटली कहता है कि ये एक टॉप सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मोरो इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि मैं भी एक पेरेंट था, मेरी एक छोटी सी बच्ची थी। मोरो ये भी कहता है कि शिप के ऊपर तुमने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि दोस्त की ज़रूरत सभी को पड़ती है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो स्लाइटली कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा। तो मोरो स्लाइटली को थैंक यू बोलता है और यहाँ से चला जाता है। हम निम्स नाम की लड़की को देखते हैं जो शीशे के सामने बैठी हुई है।
वो अपने बारे में सोच रही है, अपनी आंखों को छू रही है, मानो कोई चीज़ है जो उसे खल रही हो। सिल्विया को भी देखते हैं जो वेंडी के पास में बैठी हुई है। तभी वेंडी को भी होश आ जाता है। वेंडी उठती है और यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जो वेंडी का भाई है उसका भी इलाज चल रहा था, क्योंकि उसके दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा चोट लगी थी जो उस एलियन ने मारी थी। तब तक हम कर्श को भी देखते हैं, वो यहाँ पे एक अंडे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसके पास में 2 और AI हैं जिनमें से एक लड़की वीडियो बना रही है और वो इस अंडे को काट कर देखना चाहता है कि आखिर इसके अंदर है क्या। जो वेंडी है वो भी इसी तरफ आ रही है, लेकिन उसे अजीब से एलियन की आवाज़ उसके कानों में सुनाई देती है। जैसे जैसे वो और भी नज़दीक आती है ये आवाज़ बस बढ़ती जा रही थी और वेंडी इस आवाज़ को सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन वेंडी और भी जब करीब आती है तो वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। कर्श ने उस अंडे के अंदर से एक जीव को बाहर निकाला है, लेकिन उस जीव के अंदर मछली की तरह दिखने वाली वो एक और चीज़ निकालता है। इस चीज़ को वो पानी के अंदर डालता है और इस पानी को बाद में वो उस जगह डाल देता है जहाँ पर वेंडी का भाई हरमित उन फेफड़ों के जरिए सांस ले रहा था। और ये मछली की तरह दिखने वाली चीज़ बाद में उसके फेफड़ों के अंदर चली जाती है, यानी कि हरमित के, यानी कि जो बॉय कोलियर नाम का लड़का है वो यहाँ पे इंसान के ऊपर भी कुछ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने में लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या उसका भाई हरमित, क्या वो कोई एलियन बन जाएगा या उसके अंदर भी अजीब सी ताकत आ जाएगी। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमने और भी साइंस फिक्शन वेब सीरीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, उन्हें देखना भी मत भूलना। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बहुत बड़ा शिप जो कि पृथ्वी पे आके क्रैश हो जाता है, उसके अंदर एलियन भी मौजूद थे जो पृथ्वी पे तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। और धरती पर कुछ AI मौजूद हैं जो उन एलियन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। क्या वो इस काम में कामयाब हो पाएंगे? हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एलियन अर्थ सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 की कहानी को। हमने प्रीवियस सारे एपिसोड एक्सप्लेन किए हुए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मौजूद है। तो बिना देर के चलते हैं 4 एपिसोड की कहानी की तरफ। शुरुआत में हम वेंडी को देखते हैं जो एक जगह पे है। उसे लैब के अंदर लाया गया है क्योंकि पिछले एपिसोड की लास्ट में वो बेहोश हो चुकी थी। यहाँ पे सेल्विया उसके पास में है। सेल्विया का हस्बैंड आर्थर भी यहीं पे है। कर्श नाम का जो AI है यानी सिंथेटिक बॉडी है वो भी यहीं पे है। उन लोगों ने वेंडी की सुनने की क्षमता बहुत कम कर दी है, यानी कि वेंडी इनकी आवाज़ को नहीं सुन सकती। इन्हें पता चलता है कि वेंडी इन जीवों की आवाज़ को सुन सकती है जो स्पेसशिप में मौजूद थे। तब तक बॉय कोलियर यहाँ पे कर्ली नाम की लड़की के साथ में आ जाता है। बॉय कोलियर कहने लग जाता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, जो चीज़ हमारे पास में है हमें उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, यानी कि जो स्पेसशिप से जीव आए हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, वेंडी के ऊपर टाइम पास मत करो। बॉय कोलियर सेल्विया को भी कहता है कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, तुम इसकी माँ नहीं हो तो तुम इसके पास में बैठी रहोगी। सेल्विया कहती है कि ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है, इसे आराम की ज़रूरत है। तब डॉक्टर सेल्विया भी यहाँ से चली जाती है। आर्थर यहीं पे बसता है और बॉय कोलियर आर्थर से बातें करता है। तब तक यहीं पर हरमित भी आ जाता है जो कि वेंडी का भाई है। वो अपनी बहन को देख के बहुत खुश होता है। बॉय कोलियर हरमित को कहता है कि हम दोनों का इंट्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं, शायद तुम मेरी किसी छोटी से छोटी कंपनी के लिए काम करते हो। हरमित को भी ये पता चल जाता है कि स्पेसशिप के अंदर जो एलियन थे वो यहाँ पे लाए गए हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। वेंडी की सुनने की क्षमता को फिर से ऑनलाइन किया जाता है, यानी कि अब जाके वेंडी इन लोगों की बातें सुन सकती है। आर्थर वेंडी से भी पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या था। वो बताती है कि जब मैं उठी थी तब मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसी आवाज़ को फॉलो करते हुए मैं जा रही थी, तब अचानक मैं बेहोश हो गई। आर्थर तब उसकी सुनने की क्षमता को और बढ़ा देता है। वो बताती है कि मुझे अभी भी वो आवाज़ें सुन रही है, इसे जल्दी से कम करो। तब आर्थर उसकी सुनने की क्षमता थोड़ी कम कर देता है। आर्थर कहता है कि जो भी आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है हम उसे रोक सकते हैं। बॉय कोलियर कहता है कि नहीं, इस आवाज़ को रोकना नहीं है, उन्होंने इस लड़की को चुना है। बॉय कोलियर ये भी कहता है कि वो किस तरह की आवाज़ निकालते हैं, क्या तुम ये आवाज़ निकाल सकती हो? क्योंकि तुम एक AI हो, तुम तरह तरह की आवाज़ें निकाल सकती हो। तो वो आवाज़ निकालने का ट्राई करती है और वैसी आवाज़ निकालने की कोशिश करती है जैसी आवाज़ें वो क्रिएचर कर रहे थे। हरमित कहता है कि मेरी बहन को आराम करने दो। डॉक्टर भी यही फैसला करता है कि इस लड़की के बॉडी पार्ट्स को आराम करने की ज़रूरत है, इसलिए बॉय कोलियर भी कहता है कि ठीक है, हम इसके ऊपर कल सुबह एक्सपेरिमेंट करेंगे। तब हरमित अपनी बहन को लेके यहाँ से चला जाता है। जब सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं तब बॉय कोलियर यहाँ पे अपने सहयोगी एटॉम से बात करता है। एटॉम को पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो बताता है कि तुम्हें ये अंडे या जीव यूतानी को सौंप देने चाहिए और अपने ओरिजिनल मिशन पे ध्यान देना चाहिए। तो बॉय कोलियर कहता है कि नहीं, उसके भाई हरमित को यहीं पे रोके रखो क्योंकि हम वेंडी के ऊपर और भी काम करना चाहते हैं। हरमित अपनी बहन वेंडी के साथ में है। वेंडी उसे अपना चार्जिंग स्टेशन दिखाती है। वो कहती है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? हरमित कहता है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं उन डॉक्टर्स से नाराज़ हूँ। जब तुम हॉस्पिटल के अंदर थी तब उन्होंने मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दिया था।
तब तक हम स्लाइटली को देखते हैं, वो यहाँ से एकांत में गया हुआ है और यहाँ से मोरो नाम के उस साइबोर्ग से बातें करता है। मोरो कहता है कि हम दोनों दोस्त ही हैं, बस तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत है। बॉय ग्वालियर पूछता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक अंडा लेके आना होगा, वो अंडा तुम्हारी लैब के अंदर मौजूद है। लेकिन स्लाइटली कहता है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मोरो उसे अपनी बातों में लेने की कोशिश करता है और बताता है कि हम दोनों दोस्त हैं, तुम उस पर विश्वास कर सकते हो। वो अंडा मेरा था और तुम्हारे बॉय ग्वालियर ने उस अंडे को चुरा लिया, और ये कोई गलत काम नहीं है तुम उस अंडे को अगर मुझ तक पहुंचाते हो तो। साथ ही मोरो ये भी कहता है कि इस बारे में तुम किसी और को मत बताना, क्योंकि फिर दूसरे लोग मुझे गलत समझेंगे और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे दोस्त को कोई गलत समझे, इसीलिए हम दोनों की बातों का जिक्र तुम किसी के सामने मत करना। मोरो कहता है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर सकता हूँ क्योंकि हम दोनों एक ही टीम में हैं। मेरा नाम है कुमी मोरो, ये मेरा ओरिजिनल नाम है। अब तुम्हारा नाम ओरिजिनल क्या है वो मुझे बताओ। स्लाइटली कहता है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, हम किसी को भी अपना ओरिजिनल नाम नहीं बता सकते। मोरो कहता है कि तुम उस पर यकीन कर सकते हो, हम दोनों दोस्त हैं। तो स्लाइटली अपना ओरिजिनल नाम बताता है और कहता है कि मेरा ओरिजिनल नाम आरुष सिंह है और मैं एक इंडियन हूँ। तब मोरो कॉल को काट देता है और ये आरुष सिंह अपने कमरे के अंदर जाता है। तब वहाँ पे उसे क्रश मिल जाता है। क्रश पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। आरुष यानी स्लाइटली बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और क्रश आरुष से पहेलियों में बातें करता है, अजीब तरह की बातें करता है। आरुष को समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। क्रश ये भी कहता है कि अगर मान लो मैं कोई गलत काम करूं तब तुम क्या करोगे। आरुष कहता है कि मेरा पहला फर्ज यही है कि मैं आपको गलत काम करने से रोकूं। तब क्रश उसे कुछ नहीं कहता और यहाँ से चला जाता है। अब लैब के अंदर भी एक भेड़ को लाया जाता है। इस भेड़ के ऊपर बॉय ग्वालियर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। यहाँ पे एक छोटा सा जीव है जो स्पेस के अंदर से लाया गया था। इस जीव को उस जगह छोड़ देते हैं जहाँ पर ये भेड़ मौजूद है और वो जीव भागकर इस भेड़ से चिपट जाता है और इस भेड़ की आंख को निकाल देता है, उसे मार देता है और उसकी आंख की जगह खुद की आंख लगा लेता है। ये भेड़ फिर से उठ खड़ी होती है, लेकिन अब की बार जो नज़ारा था वो केवल वो जीव ही देख रहा था। उस वजह से वो यहाँ पे मौजूद हर एक इंसान को स्कैन भी करता है। बॉय ग्वालियर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि ये चीज़ तो बहुत तेज़ है और इंटेलिजेंट भी है, हम इस जीव का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आर्थर और सेल्विया इन दोनों को देखते हैं। आर्थर सेल्विया को एक जगह पे लेके आता है। आर्थर कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर तुमसे चुपके से बात करने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। वो बताता है कि हम लोग सिंथेटिक बॉडी के ऊपर काम कर रहे थे, उन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन अचानक लैब के अंदर वो जीव ले आया। हम अपना पहला टेस्ट पूरी तरह से नहीं कर पाए। वो कहते हैं कि तुम इस बारे में क्यों सोचते हो, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मल्टीपल टेस्ट हो सकते हैं। तो आर्थर कहता है कि बात ऐसी नहीं है। वो कहता है कि जो सिंथेटिक बॉडी हमने बनाई है वो तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी बॉय ग्वालियर ने उन्हें जंग के मैदान में भेज दिया था और सुबह भी बॉय ग्वालियर हमारे पास में आके अजीब सी बातें कर रहा था। इतना तो हमारे पास में डेटा भी नहीं है। सेल्विया इस बात का जवाब देते हुए कहती है कि वो रिस्क लेता है, रूल तोड़ता है, उसी वजह से तो वो आज सबसे अमीर है। तब आर्थर कहता है कि हम दोनों को कोई नया प्लान सोचना होगा, क्या पता हालात बद से बदतर हो जाएं। तो सेल्विया कहती है कि ठीक है, हम कोई प्लान जरूर सोच लेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे निब्स नाम की लड़की आती है जो पूरे दिन अजीब सी रहती है। वो कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, मैं एक बेबी को जन्म देने वाली हूँ। सेल्विया कहती है कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम एक एआई हो। वो कहती है कि किसने कहा कि मैं एक एआई हूँ, मैं एक लड़की हूँ और मैं एक बेबी को जन्म दे सकती हूँ। सेल्विया कहती है कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, बल्कि तुम बहुत छोटी हो, उसी वजह से तुम कोई बेबी को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन ये निब्स नाम की लड़की मानने को तैयार ही नहीं थी। उसी वजह से सेल्विया उसे अपने ऑफिस में लेके आती है, जहाँ उसे 2-4 बातें करती है और पूछती है कि तुम्हें कैसा महसूस होता है, तुम्हारे साथ वहाँ क्रैश साइट के अंदर क्या हुआ था। लेकिन निब्स नाम की लड़की कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। सेल्विया कहती है कि बेबी पैदा होने का एक प्रोसेस होता है, मेल और फीमेल जब मिलते हैं तब उनके प्रोसेस से बेबी पैदा होता है। वो कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे मत सिखाओ। और निब्स नाम की ये लड़की सेल्विया के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा करती है तो उसके ऊपर ही आ चढ़ती है। उस वजह से सेल्विया डर जाती है। सेल्विया कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी और वो यहाँ एक इमरजेंसी बटन को दबा देती है। तब यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड आते हैं। सेल्विया यहाँ पे निब्स को कहती है कि तुम अपने रूम में जाओ और वहाँ पे आराम करो, मैं तुम्हारी चाय वहीं पे भिजवा दूंगी। और सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि इसे हाई सिक्योरिटी के अंदर बंद करके रखना, कहीं ये भाग ना जाए। बॉय ग्वालियर का जो सहयोगी एटम है वो यहाँ से हरमित के पास में जाता है। हरमित को बोलता है कि ये एक हाई फैसिलिटी एरिया है, इसी वजह से तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, तुम यहाँ से चले जाओ। बॉय ग्वालियर कहता है कि मैं मेरी बहन को लेके जाऊंगा। एटम कहता है कि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तुम उसे नहीं ले जा सकते, और अगर तुम हमसे बहसबाजी करने की कोशिश करोगे तो हमने तुम्हारे अंदर कुछ ऑर्गन डाले हुए हैं और तुम्हारा मेडिकल का खर्चा भी हमने ही उठाया है, उसी वजह से तुम हमें पैसे दे देना और यहाँ से चले जाना, या फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है,
तुम इन सारे पैसे की भरपाई यहाँ पे रह के कर सकते हो और हमारे लिए काम कर सकते हो। तो हरमित इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी बहन वेंडी के साथ यहाँ पे रहने का फैसला करता है। वेंडी भी यहाँ से बॉय कोलियर के पास में जाती है ताकि वो सिल्विया से मिल सके, लेकिन बॉय कोलियर कहने लग जाता है कि तुमने वहाँ स्पेसशिप के अंदर बहुत अच्छी फाइट करी, तुम सच में बाकी के मुकाबले अच्छी तरह से लड़ी हो। वेंडी कहती है कि मैंने देखा था कि आप लोग उन जीवों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आपको उन्हें नहीं काटना चाहिए था। बॉय कोलियर कहता है कि वो जीव बहुत ही खतरनाक हैं, वो हमारी फिराक में रहते हैं कि हमें कब काट लें, उससे पहले हमने ही उन्हें काट दिया, यानी कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया। बॉय कोलियर ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगा क्योंकि उसे यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं है। वेंडी कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे भाई को यहीं पे रहने दो। बॉय कोलियर कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, एलियन की बातें समझने में तुम मेरी मदद करोगी। जब तक तुम मेरी हेल्प करोगी तब तक तुम्हारा भाई यहीं पे रहेगा, और अगर उसने तुम्हें जरा भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की तो मैं उसे यहाँ से भेज दूंगा। तो वेंडी कहती है कि मुझे ये शर्त मंजूर है। हम कर्स को अभी देखते हैं। आइजैक नाम का एआई उसके साथ में है, वो यहाँ पे उस बेड को देख रहे हैं जिस बेड के अंदर वो जीव चला गया है। आइजैक जब बाहर आता है तब उसे यहाँ स्लाइटली मिल जाता है। स्लाइटली उन अंडों को चुराने के लिए इस तरफ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, उस वजह से वो अंडे नहीं चुरा पाता और कोई ना कोई बहाना बना के यहाँ से भाग जाता है। स्लाइटली यहाँ से बाहर भाग जाता है, यानी कि वो आरुष सिंह। यहाँ से जाते ही वो मोरो से बात करता है और हमें पता चलता है कि जो कर्स नाम का एआई है वो इन दोनों की बातों को सुन रहा है। स्लाइटली मोरो को कहता है कि मैं ये काम तुम्हारा नहीं कर सकता, उन अंडों को चुराना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ है, तुम किसी और को देख लो, शायद वो तुम्हारे लिए काम कर दे। मोरो कहता है कि काम तो तुम ही मेरे लिए करोगे क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के पास में बैठा हुआ हूँ, तुम्हारी माँ का मीरा सिंह नाम है। आरुष बेचारा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, वो कहता है कि प्लीज़ आप मेरी मोम को हर्ट मत करना। मोरो कहता है कि मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा, बस तुम मेरे लिए छोटा सा काम कर दो, उन अंडों को किसी तरह चुरा लो। आरुष कहता है कि हाई सिक्योरिटी के अंदर से उन अंडों को चुराना नामुमकिन है। मोरो कहता है कि मेरे पास में एक प्लान है, और प्लान ये है कि तुम कोई भी इंसान अंदर ले जाओ, यानी इस लैब के अंदर ले जाओ। उस अंडे के अंदर से जो जीव निकलेगा वो उस इंसान के अंदर चला जाएगा। 2 दिन तक वो इंसान बेहोश पड़ा रहेगा, इसीलिए 2 दिनों तक तुम्हें उस इंसान को छुपाए रखना होगा। 2 दिन बाद वो इंसान खुद ब खुद उठ जाएगा और तब तुम बाहर उसे मेरे पास तक पहुंचा देना, और इस तरह से उन अंडों के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो मुझे मिल जाएगी। बस तुम मेरा यही काम कर दो। आरुष अपनी मोम मीरा से भी बातें करता है और कहता है कि मोम आप चिंता मत कीजिए, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और मोरो को भी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लेकिन हमें पता चलता है कि इन दोनों की बातें कर्स नाम का एआई सुन रहा है, और कर्स नाम का एआई वो जल्दी से उन अंडों के पास में आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि मुझे इन अंडों की और भी तगड़ी सुरक्षा करनी होगी क्योंकि आरुष इन अंडों को बाहर ले जा सकता है। अब सारे एआई बाहर बैठे हुए हैं, हरमित भी उन्हीं के साथ में खेल रहा है। आरुष तब यहाँ पे आ जाता है, वो हरमित को देखता है, उसे पता चल जाता है कि ये तो एक इंसान है, इसीलिए वो यहाँ पे वेंडी को बोलता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर तुम्हारे भाई बहन हो सकते हैं तो मेरा क्यों नहीं हो सकता, मेरी फैमिली यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती। आरुष के इस आइडिया से बाकी लोग भी सहमत होते हैं, वो भी फैसला करते हैं कि अगर वेंडी का भाई यहाँ पे हो सकता है तो हमारे फैमिली मेम्बर भी यहाँ पे होने चाहिए, हमें इन लोगों के खिलाफ बगावत खड़ी करनी होगी। लेकिन 1-2 एआई ऐसे भी थे जो इस चीज़ से सहमत नहीं थे क्योंकि यहाँ पे फैमिली मेम्बर का होना उनके काम में रुकावट डाल सकता है। जब रात हो जाती है तब हरमित शीशे के सामने खड़ा होके उस जगह को देखने लग जाता है जहाँ पे उसके अंदर बॉडी पार्ट्स को डाला गया था, ऑर्गन डाले गए थे, और खिड़की पर यहाँ पे आरुष खड़ा है, वो हरमित की तरफ देख रहा है, यानी कि उसे पता चल चुका है कि इस जगह पे एक इंसान है जो कि हरमित है, इसे मैं उस लैब के अंदर ले जा सकता हूँ, यानी कि वो अंडों को बाहर निकालने के लिए अब इसी का इस्तेमाल करने वाला है। वेंडी यहाँ से लैब के अंदर गई हुई है और लैब के अंदर मौजूद वो जीवों से बात करने की कोशिश कर रही है। कर्स ये सब देख रहा है, और जो यहाँ पर फेफड़ा लगा हुआ था जो कि हरमित का फेफड़ा था, उस फेफड़े के अंदर से एक जीव बाहर निकलता है जो शीशा तोड़कर बाहर आता है, जो किसी सांप की तरह दिख रहा था। पहले वो बहुत ही छोटा था लेकिन अब बड़ा हो चुका है, वो अजीब सी आवाज़ें कर रहा था। वेंडी पहले तो उसे देख के डर जाती है, लेकिन वो वेंडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, और धीरे धीरे वेंडी और वो जीव एक दूसरे को समझ जाते हैं और वेंडी उस जीव को हाथ भी लगा देती है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर आप इसी तरह की साइंस फिक्शन वेब सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एलियन अर्थ के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 की कहानी को। इसके पहले 4 एपिसोड हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं।
ये एक साइंस फिक्शन काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग वेब सीरीज है जहां एक एलियन शिप धरती पर आके क्रैश हो जाती है। उस शिप के अंदर 5 तरह की स्पीशीज थी। आखिर धरती के लोग कैसे बच पाएंगे, तो ये सब जानने के लिए चलते हैं कहानी की तरफ। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरह की वेब सीरीज एक्सप्लेन करता रहता हूँ। इस कहानी की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब ये स्पेसशिप पृथ्वी से केवल 17 दिन दूर था। तब इस स्पेसशिप के अंदर एक हलचल हुई थी जहां हमें पता चलता है कि 17 दिन पहले क्लेम नाम के एक बंदे ने मोरो को जगाया और मोरो को कहा कि एक जगह आग लग गई है। मोरो एक साइबोर्ग है, उसी वजह से वो हर जगह जा सकता है। क्लेम ये भी कहता है कि हमारा कैप्टन मारा जा चुका है और शायद इस स्पेसशिप के अंदर अजीब से क्रिएचर घूम रहे हैं, इसीलिए तुम्हें सारी स्थिति का जायजा लेना चाहिए। तो मोरो यहाँ से उस जगह चला जाता है। यहाँ पे 3 लोग अभी भी मौजूद हैं जिनमें जावेरेनी, रहीम और शिबुजो। ये तीनों लोग बताते हैं कि कैप्टन के चेहरे पे अजीब सी चीज चिपक चुकी है और वो उतरने का नाम नहीं ले रही। हमने उस चीज को काटने की कोशिश की लेकिन उसके अंदर एसिड है जो यहाँ चारों तरफ फैल सकता है। जावेरेनी कहती है कि अब हम इस चीज को हटाएं कैसे, लेकिन मोरो को तो ये पड़ी है कि आखिर इन चीजों को आजाद किसने किया है। शिबुजो कहती है कि सबसे पहले हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। इन दोनों के ऊपर जो भी ये चीज फैली हुई है, इन दोनों को क्रायो स्लिप में रखना होगा ताकि वायरस आगे ना फैल सके। इसी जगह पे स्पेसशिप के अंदर काम करने वाले 2 लोग भी हैं। वो मोरो को बताते हैं कि इस जहाज के नेविगेशन सिस्टम भी खराब हो चुके हैं। अब ये पूरी तरह से जहाज पृथ्वी पे जाके क्रैश हो जाएगा। मोरो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए जल्दी से इस चीज को ठीक करो। मोरो जावेरेनी के पास में है। जावेरेनी को वो कहता है कि हमें शिप के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी होगी। जावेरेनी कहती है कि ये काम ऐसे नहीं करता, इस चीज से सभी लोग भड़क सकते हैं और पैनिक हो सकते हैं। वो कहता है कि जब ये सब चीज हुई तब तुम कहाँ थी, शायद तुम किसी के साथ में मजे ले रही थी और शायद तुम ब्रोंस्की के साथ में थी। वो कहती है कि मेरे ऊपर झूठे इल्जाम मत लगाओ, लेकिन मोरो को सब कुछ पता है। वो कहती है कि तुम तो एक साइबोर्ग हो, सिंगल रहना और अकेले रहना क्या होता है ये तुम्हें नहीं पता। उस वजह से मैं थोड़ी करीब आ गई थी। मोरो कहता है कि स्पेसशिप के लोगों के बीच में आपसी संबंध नहीं होना चाहिए और ये रूल तुम्हें पता था, लेकिन हमें ये चीज मदर को रिपोर्ट करनी होगी। वो कहती है कि प्लीज ऐसा काम मत करना। मोरो कहता है कि ठीक है, मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें पूरे शिप के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी होगी ताकि मैं बात का पता लगा सकूं कि आखिर वजह क्या थी। तब जाके इस चीज के लिए जावेरेनी तैयार होती है। दरअसल मोरो की जिम्मेदारी है कि जहाज के अंदर जितने भी स्पीशीज मौजूद हैं उन सभी को पृथ्वी पर सुरक्षित ले जाना, फिर चाहे इंसान बचें या ना बचें। और मोरो अपनी इसी जिम्मेदारी को निभा रहा है। अब जिन 2 लोगों के ऊपर उस क्रिएचर ने मुंह को जकड़ा हुआ था उसे यहाँ क्रायो स्लिप के अंदर बंद कर दिया जाता है ताकि बाकी लोग सुरक्षित रहें। टैंग नाम का और रहीम नाम का बंदा यहीं पे है, लेकिन यहाँ पे टैंग नाम का जो बंदा है वो यहाँ एक औरत को देखने लग जाता है जो अपने क्रायो स्लिप में सो रही थी। रहीम टैंग को कहता है कि अब तो उसे छोड़ दे, कम से कम उसे चैन से सोने दे। अब मोरो इन सब चीजों के बारे में पता लगाने के लिए कुछ पुराने CCTV फुटेज देखने लग जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे। वो हर एक कैमरे को चेक करता है, तब उसे एक वीडियो मिल जाता है जिसमें एक जगह पे आग लगी थी और 2 लोग जब आग बुझाने के लिए गए थे तब वहाँ पे 2 स्पीशीज थी जिन्होंने आकर उन दोनों इंसानों के ऊपर हमला कर दिया और उनके मुंह से चिपक गए। अब मोरो और भी वीडियो देखने लग जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये जीव अपने आप आजाद नहीं हुए बल्कि किसी ने इन्हें आजाद किया था। अब मोरो को ये पता लगाना है कि आजाद करने वाला इंसान था कौन। हम क्लेम को भी देखते हैं जो अपने बॉस के साथ में एक जगह पे नेविगेशन सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। अगर नेविगेशन सिस्टम ठीक हो जाएंगे तो ये जहाज पृथ्वी पर टकराने से बच जाएगा। तभी मोरो इन दोनों के पास में आ जाता है और पूछता है कि तुम दोनों का काम कहाँ तक पहुँचा। तो ये दोनों बताते हैं कि नेविगेशन सिस्टम ठीक होने में कई दिन लगेंगे, शायद ये काम किसी दूसरे इंसान ने किया है। मोरो कहता है कि इस बारे में तुम दोनों किसी को कुछ भी नहीं कहोगे। अगर तुम दोनों ने किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो तुम दोनों के ऊपर क्रिमिनल चार्ज लग जाएंगे और तुम दोनों जेल में सड़ते रहोगे। तब ये कहते हैं कि हम दोनों किसी को नहीं कहेंगे। जोया जावेरी भी एक जगह पे आती है। वो इस पूरी शिप की कमांड अब खुद संभालना चाहती है, लेकिन उसे पता चलता है कि अगर जहाज के अंदर कोई भी दिक्कत आ जाती है या किसी वजह से कैप्टन मारा जाता है तो चीफ ऑफ सिक्योरिटी इस जहाज को संभालेगा, यानी कि मोरो इस पूरी जहाज को संभालेगा। मोरो भी अपनी छोटी बेटी के कुछ लेटर्स को देख रहा है और उन्हें पढ़ रहा है। साथ ही साथ पृथ्वी पर अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी को छोड़ने से पहले वो खुद एक इंसान था। अब मोरो, जोया, टैंग ये चारों एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। इन्हें पता चलता है कि एक जगह शिप में छोटा सा धमाका हुआ है और फ्यूल बहुत ही कम बचा है, यानी कि कोई शिप पर मौजूद है जो हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। तभी इन्हें पता चलता है कि एक क्रायो स्लिप के अंदर छेद हो गया। इसीलिए जब ये लोग जाके देखते हैं तो पता चलता है कि जिस इंसान के मुंह पे वो जीव चिपका हुआ था
अब वो शीशे को तोड़ के जा चुका है। इस चीज से सारे लोग डर जाते हैं। रहीम कहता है कि हमें सब लोगों को जगाना होगा, लेकिन मोरो साफ साफ मना कर देता है कि सभी लोगों को जगाना खतरे से खाली नहीं है। मोरो तब गन को उठा लेता है। जोया कहती है कि अगर हम इन जीवों को मारने की कोशिश करेंगे तो इनका एसिड पूरी शिप में फैल जाएगा। मोरो कहता है कि हम इन्हें मारेंगे नहीं, बल्कि करंट का झटका देंगे, जिससे ये जीव एक जगह पे फ्रीज हो जाएंगे। हम शिबुजा नाम की लड़की को देखते हैं जो एक जगह पे इन जीवों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है। वो मरे हुए चूहे को इन जीवों के पास में छोड़ती है ताकि ये देख सके कि ये जीव इन चूहों को खाते हैं या नहीं खाते। लेकिन शिबुजो के पास में एक आंख वाला जीव भी है, लेकिन जिन जीवों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी उनमें से एक जीव बाहर निकल आता है। शिबुजो को इस बारे में पता भी नहीं चलता और जिस बोतल के अंदर वो पानी पी रही थी उस बोतल के अंदर वो खुद के अंडे छोड़ देता है। लेकिन तब तक रहीम आ जाता है जो ये सब देख लेता है। वो इस जीव को जल्दी से पकड़ता है और वापस कांच के जार में डाल देता है। लेकिन बोतल के अंदर अंडे छोड़े गए इस बारे में इन दोनों को कुछ भी नहीं पता। तभी दोनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन एक आंख वाला जीव वो यहीं पे है। वो कांच के जार को तोड़ देता है और यहाँ से आजाद होकर भाग जाता है। किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलता। अब सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। जोया सभी लोगों को बताती है कि शिप पर प्रॉब्लम चल रही है, 2 लोग मारे जा चुके हैं और हमारे शिप के अंदर फ्यूल भी बहुत ही कम बचा है। लेकिन एक जीव शिप के ऊपर आजाद घूम रहा है क्योंकि उसने क्रायो स्लिप को तोड़ दिया था। वो ये भी कहती है कि मैं शिप के ऊपर अब इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही हूँ क्योंकि हमारी शिप के अंदर एक गद्दार भी मौजूद है। तब यहाँ पे मेलकाइट नाम का जो इंजीनियर है वो खाना खा रहा था साथ साथ। तभी वो उस पानी की बोतल के अंदर से पानी पी लेता है, जिस पानी की बोतल के अंदर उन जीवों ने अपने अंडे छोड़े थे और वो अंडे उसके पेट में चले जाते हैं। अभी सारे लोग काम पे लग जाते हैं ताकि ये देख सके कि गद्दार है कौन। मोरो भी यहाँ पे इंट्रोगेशन करता है। वो एक दो से पूछता भी है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। मेलसाइट भी अपने बॉस के साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम पे काम कर रहा है। साथ ही साथ वो लोग नेविगेशन सिस्टम को भी ठीक करने में लगे हुए हैं। लेकिन तभी मेलसाइट को कुछ होने लग जाता है और मेलसाइट वहाँ पे वोमिटिंग करनी शुरू कर देता है और तभी वो गिर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसका बॉस उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मेलसाइट अब बेहोश हो चुका है क्योंकि उसने उस बोतल के अंदर से पानी पिया था जिसके अंदर उन जीवों ने अंडे छोड़े थे। जोया और शिबुजो यहाँ से लैब के अंदर जाते हैं, लेकिन जब वो लैब के अंदर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे एक आंख वाला जो जीव था वो गायब है। उसने उस कांच के जार को तोड़ दिया। इसीलिए ये दोनों इस लैब को पूरी तरह से सील कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। मोरो टैंग नाम के बंदे से भी पूछताछ करता है, लेकिन टैंग से भी उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। टैंग तो बस बातों को घुमा फिरा के बात कर रहा था। मोरो से बातचीत करके चला जाता है, लेकिन टैंग वहीं पे मौजूद रहता है। हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक एलियन भी आया हुआ है जो टैंग के ऊपर हमला कर देता है और टैंग को जान से मार देता है। मोरो यहाँ से वापस कंप्यूटर रूम में चला जाता है और वहाँ पे जाके सभी लोगों की वीडियो देखने लग जाता है। उसे पता चलता है कि एक वीडियो के अंदर कंपनी का एक आदमी बॉय कोलियर के साथ में बातें कर रहा है। बॉय कोलियर उसे कहता है कि तुम जहाज के नेविगेशन सिस्टम खराब कर दो, ये जहाज यहाँ पृथ्वी पे क्रैश हो जाएगा और इस जहाज के अंदर जो भी चीज मौजूद होगी मैं ले लूंगा और बदले में मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तब वो आदमी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। इस आदमी का पेट्रोविच नाम है, इसीलिए मोरो को पता चल जाता है कि गद्दार पेट्रोविच है। इसीलिए मोरो यहाँ से पेट्रोविच को पकड़ने के लिए जाता है। उसके क्रायो स्लिप के पास में जाता है। पता चलता है कि पेट्रोविच अपने क्रायो स्लिप के अंदर मौजूद है ही नहीं, यानी वो इसी स्पेसशिप के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है और छुपा हुआ है। इसीलिए मोरो को यहाँ से मेडबे में बुलाया जाता है। मोरो वहाँ से मेडबे में जाता है, जहाँ पता चलता है कि जो मेलसाइट नाम का इंजीनियर था उसने कुछ पी लिया था, उस वजह से वो खून की उल्टियाँ करने लगा था और अब मेडबे के अंदर रहीम उसका इलाज कर रहा है। रहीम मोरो को कहता है कि इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये मारा जाएगा और रहीम और शिबुजो मिलकर मेलसाइट का ऑपरेशन करने लग जाते हैं। ऑपरेशन के दौरान वो उसके शरीर के अंदर से उन अंडों को जब निकालने लग जाते हैं तब उनमें से कुछ अंडे फूट जाते हैं और उनके अंदर से गैस निकलती है, जिससे रहीम और शिबुजो वहीं पे मारी जाती हैं। इसीलिए ये लोग इस मेडबे को भी सिक्योर कर देते हैं। जो है वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे पता चल जाता है कि ये वायरस फैल चुका है और अब हम यहाँ पे नहीं बचने वाले। मोरो कहता है कि हम सभी को यहाँ से अब ब्रिज पे जाना होगा और बचे हुए लोगों को भी जगाना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके और वहाँ पे ब्रिज को सील करना होगा ताकि हम थोड़े से फ्यूल की मदद से पृथ्वी पर शिप लेकर पहुँच सकें। तब मोरो क्लेम को लेकर यहाँ से पेट्रोविच को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और ये भी कहता है कि रास्ते के अंदर हमें स्पीशीज दिखाई देते हैं तो हम केवल उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देके बेहोश करेंगे, हम उन्हें मारेंगे नहीं। तभी पेट्रोविच इनके सामने आ जाता है जो इन दोनों के ऊपर गोली चला देता है। इनमें से एक गोली यहाँ क्लेम को लग जाती है जिससे क्लेम वहीं पे मारा जाता है। मोरो भी अपनी जान बचाने के लिए लैब के अंदर छुप जाता है जो कि लैब सील की गई थी और मोरो पेट्रोविच का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ चारों तरफ गैस लीक होने लग जाती है। तब मौका देखकर मोरो पीछे से आके पेट्रोविच के ऊपर हमला कर देता है और उसे चाकू मार देता है। लेकिन पेट्रोविच ने यहाँ पे सारे जीवों को आज़ाद कर दिया है। वो कहता है कि अब तुम लोग नहीं बचने वाले और पेट्रोविच मर जाता है।
जोया को देखते हैं जो एक जगह पे है। वो ब्रोंस्की को मिस कर रही है क्योंकि आखिरी बार वो ब्रोंस्की के साथ में थी, लेकिन ब्रोंस्की अब मारा जा चुका है। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा एलियन आ जाता है। वो उस एलियन को देख कर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो एलियन उसके पीछे ही पड़ जाता है। वो यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये एलियन जोया को जाने नहीं देता। तब वो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए नीचे भागती है और वहाँ पे जाकर खुद को लॉक कर लेती है और इस दरवाजे को सील कर लेती है। तभी उसे पता चलता है कि सैमुअल यहीं पे है, लेकिन सैमुअल के अंदर भी एक आंख वाले जीव ने हमला कर दिया था। उस वजह से सैमुअल जोया के ऊपर ही हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी एन मौके पे मोरो पहुंच जाता है और मोरो यहाँ पे आते ही जोया की जान बचाता है और सैमुअल के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो बड़ा सा एलियन था वो यहाँ पे आ जाता है। वो सैमुअल को ही देखता है, उस वजह से उसकी लड़ाई सैमुअल के साथ में हो जाती है। तब जोया और मोरो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मोरो जोया से भी पहले भागकर एक कंप्यूटर रूम में आ जाता है और वहाँ पे आके उस रूम को सील कर देता है। जोया बाद में पहुँचती है। वो मोरो को कहती है कि प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन मोरो दरवाजा खोलता ही नहीं। और ये वही सीन है जो हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। मोरो यहाँ से पृथ्वी पे मैसेज भेज देता है यूतानी के पास कि सारे मेंबर मारे जा चुके हैं, केवल मैं ही जिंदा हूँ। तब वहाँ पे एलियन आ जाता है। वो एलियन आते ही जोया के ऊपर हमला कर देता है और एलियन मोरो के ऊपर भी जब हमला करने के लिए आता है, उससे पहले मोरो खुद को अपने आप को क्रैश स्लिप में लॉक कर लेता है और स्पेसशिप को पृथ्वी पर क्रैश कर देता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। मोरो यहाँ से यूतानी के पास में चला जाता है। मोरो कहता है कि क्रैश से पहले ही सारे लोग मारे गए, लेकिन तुम्हारा जो कार्गो था वो मैंने बचा लिया, लेकिन वो कार्गो बॉय क्वालियर के पास में है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं स्पीसीज को यहाँ पृथ्वी पर ला के रहूँगा और मैंने वो वादा पूरा किया। अब बस बॉय क्वालियर को मारना है, वो काम भी मैं कर दूंगा। यूतानी कहती है कि ऐसा मत करना, वो नेगोशिएशन के लिए मान चुका है, इसीलिए बॉय क्वालियर के साथ में मेरी मीटिंग है। मोरो कहता है कि वो बातों से नहीं मानने वाला, उसे तो गोली मार देनी चाहिए। यूतानी कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और यूतानी अपने लोगों को ये बोल के चली जाती है कि इस मोरो को जो भी चाहिए वो दे देना। और मोरो यहाँ खिड़की पर खड़ा होकर बाकी बिल्डिंग्स को देखने लग जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये साइंस फिक्शन वेब सीरीज पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वेब सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हे दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एलियन अर्थ के एपिसोड नंबर 6 की कहानी को। इसके सारे प्रीवियस एपिसोड हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये एक साइंस फिक्शन वेब सीरीज है जहां धरती पर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप आकर क्रैश हो जाता है और उस शिप के अंदर बहुत सारे एलियंस थे। तो अब धरती के लोग उन एलियंस से कैसे बच पाएंगे, तो ये सब जानने के लिए चलते हैं एपिसोड 6 की कहानी में। शुरुआत में हम वेंडी को देखते हैं जो लैब के अंदर बैठी हुई है। इस लैब के अंदर काफी सारे एलियंस हैं। एक एलियन तो अभी भी अंडे के अंदर से निकला है और वो एलियन यहाँ से सीधा वेंडी की तरफ जाता है। वेंडी और इस एलियन के बीच में शीशे की दीवार है। वेंडी इस एलियन से इसी की आवाज में बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वेंडी ने ये आवाज सीख ली है। कर्श और वेंडी का भाई हरमीत ये सब देख रहे हैं। हरमीत अपनी बहन को लेके बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो कर्श से पूछता भी है कि क्या मेरी बहन सुरक्षित है। हरमीत कहता है कि चिंता मत करो, ये एलियन तुम्हारी बहन के आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा लगा लो कि हाथी के सामने चींटी हो। हरमीत अभी भी यही सोच रहा है कि मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाऊंगा, बस किसी तरह करके वो यहाँ से ग्रेजुएट हो जाए। लेकिन कर्श कहता है कि बॉय क्वालियर तुम्हें अपनी बहन को यहाँ से कभी नहीं ले जाने देगा। तब तक हम निब्स नाम की लड़की को देखते हैं। उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। दरअसल कुछ देर पहले वो ये बोल रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसी वजह से उसे लैब के अंदर लाकर बेहोश कर दिया गया है। एटॉम यहीं पे है जो कि बॉय क्वालियर के साथ में रहता है। वो सिल्विया और आर्थर से पूछने लग जाता है कि ये कब तक ठीक हो जाएगी। सिल्विया कहती है कि इसमें टाइम लगेगा, इसे थेरेपी की जरूरत होगी। लेकिन एटॉम कहता है कि मुझे नहीं पता, ये जल्दी ठीक हो जानी चाहिए और हो सके तो इस लड़की की सारी यादें मिटा दो। आर्थर कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, अगर हमने सारी यादें मिटा दी तो फिर इस लड़की को कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। एटॉम कहता है कि तुम्हें ये काम करना होगा, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन सिल्विया कहती है कि ठीक है, मैं ये काम कर दूंगी, इसकी सारी मेमोरीज को मिटा दूंगी। और आज से 3 हफ्तों बाद बाकी सिंथेटिक के साथ में ये भी वहाँ पे होनी चाहिए स्टेज के ऊपर, और अगर उस टाइम पे इसने गड़बड़ की तो मैं सिल्विया तुम्हें भी जान से मार दूंगा। हरमीत की बहन भी वेंडी उसके पास में आती है। वो कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन सच बताऊं तो जिन क्रिएचर के साथ में तुम बातें कर रही हो वो सच में किलर हैं, उन्हें इस धरती पे नहीं होना चाहिए था। वेंडी कहती है कि किलर तो हम भी हैं, लेकिन इन स्पीसीज को वक्त चाहिए धरती पर ढलने का। हरमीत अपनी बहन को बोलता है कि चलो ठीक है, हम बहस नहीं करते, बस तुम यहाँ पे कुछ दिन और गुजार लो, फिर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। उसकी बहन वेंडी कहती है कि अगर मैं यहाँ से ना जाऊँ तो
और इतना बोल के चली जाती है। वहीं किसी दूसरी जगह पे बॉय कोलियर और यूतानी इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। इन दोनों की एक मीटिंग होती है। एक वकील इन दोनों के बीच में बातचीत करवाता है। सबसे पहले यहाँ पे यूतानी बोलती है। वो बताती है कि बॉय कोलियर की जगह पे जो प्लेन क्रैश हुआ है वो मेरा प्लेन है और उस प्लेन के अंदर जितनी भी चीजें हैं और जितना भी डेटा है वो सारा का सारा मेरा है। लेकिन बीच में बॉय कोलियर बोल पड़ता है। वो कहता है कि तुम्हारी क्रैश की वजह से मेरे बहुत सारे लोग मारे गए हैं, मेरी 3 बिल्डिंग्स का नुकसान हो चुका है, इसलिए हम दोनों को सीधे मुद्दे की बात करनी चाहिए। बॉय कोलियर कहता है कि तुम उस प्लेन को ले जा सकती हो, लेकिन प्लेन के अंदर जो चीजें मौजूद है तुम उन्हें नहीं ले जा सकती। क्या पता ये प्लेन क्रैश करवाया गया हो, तुम्हारे पायलट ने पी रखी हो, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन करवाने का मेरा हक है। यूतानी कहती है कि हम ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो कहता है कि अच्छा, तो तुम अब मेरे इलाके में आके इन्वेस्टिगेशन भी करोगी, ये हक तुम्हें किसने दे दिया? तो ये भी कहता है कि तुम जो स्पेसमैन चुरा के लेके आई हो स्पेस के अंदर से, उसके लिए तुमने बहुत सारे कानून तोड़ दिए हैं और उसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। वो ये कहती है कि हाँ मैंने कानून तोड़े हैं, लेकिन अब तक प्लेन अगर क्रैश न होता तो ये स्पेसमैन अपनी सेफ जगह तक पहुंच चुके होते। वो ये भी कहती है कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसके लिए हम तुम्हें 2000 करोड़ और देने वाले हैं। इस चीज से बॉय कोलियर खुश होता है। तो बॉय कोलियर ये भी कहता है कि तुम अपने स्पेसमैन को ले जाना, लेकिन एक बार क्वारंटीन खत्म हो जाए उसके बाद तुम यहाँ से ले जाना। तुम्हारे साथ में मीटिंग बहुत अच्छी रही। और बॉय कोलियर इतना बोल के चला जाता है। बॉय कोलियर के साथ में उसी के लोग थे और यूतानी के साथ में भी उसके लोग थे। उसी वजह से कर्श और मोरो इन दोनों की मुलाकात लिफ्ट के अंदर हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे की बॉडी को लेके ताने मारते हैं। मोरो कहता है कि तुम तो एक सिंथेटिक बॉडी हो, तुम्हें इंसानी जीवन के बारे में क्या पता। कर्श कहता है कि तुम तो पूरी तरह ना तो इंसान हो ना ही मशीन हो, तुम्हें जब मारा जाएगा तो तुम्हें चोट भी लगेगी, शायद तुम्हें तुम्हारी फैमिली की भी याद आती होगी। इस तरह से छोटी सी बहस और नोक-झोंक होती है। ये दोनों अपने अपने रास्ते से चले जाते हैं। हम सेलिया को देखते हैं जो निब्स की यादों को मिटाने में लगी हुई है। निब्स की वो यादें मिटा दी जाती हैं जब निब्स उस बिल्डिंग के अंदर गई थी जहाँ उसने क्रिएचर देखे थे, और इस तरह से उसकी ये वाली मेमोरी मिट जाती है। निब्स को जब होश आता है तब उसके पास में वेंडी बैठी हुई थी। वेंडी पूछती है कि तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है? निब्स कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। वेंडी कहती है कि तुम ये बोल रही थी कि तुम प्रेग्नेंट हो। निब्स कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। वेंडी कहती है कि तुमने बोला था, तुम जब उस बिल्डिंग के अंदर गई थी जहाँ पे क्रिएचर थे, उस जगह से आने के बाद तुमने ये लाइन बोली थी। लेकिन निब्स को तो ये भी याद नहीं कि वो बिल्डिंग के अंदर गई थी, उसने क्रिएचर देखे थे। इससे वेंडी समझ जाती है कि निब्स की यादें मिटा दी गई हैं। हम स्लाइटली को देखते हैं, वो भी यहाँ पर मोरो से बातें कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पे समी आ जाता है। स्लाइटली समी को बोलता है कि मुझे पहले काम करने दो। समी बस खेलना चाहता है क्योंकि उसके अंदर अभी भी दिमाग है छोटे बच्चे का। लेकिन स्लाइटली कहता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम बच्चे नहीं हैं, मुझे बस काम खत्म करने दो, उसके बाद हम दोनों खेलेंगे। तब जाके समी थोड़ा बहुत खुश होता है। हरमित को देखते हैं जो एक जगह पे पूरी बिल्डिंग का रोड मैप तैयार कर रहा है, लेकिन स्लाइटली वहाँ पे आ जाता है और स्लाइटली उसे लैब के अंदर ले जाना चाहता है जैसा कि मोरो ने कहा था। तो हरमित जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे राशिडी आ जाता है जो कि सिक्योरिटी का काम करता है। वो कहता है कि एक बंदा सिक्योरिटी के लिए कम पड़ रहा है, हरमित क्या तुम मेरे साथ में चलोगे? तो हरमित इस चीज के लिए तैयार था, लेकिन स्लाइटली तो उसे लैब के अंदर ले जाने वाला था। इसीलिए हरमित स्लाइटली को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में बाद में जाऊंगा। और हरमित बंदूक लेता है और राशिडी के साथ में यहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर साइबेरियन नाम की लड़की भी है और ये लोग यहाँ पे पहरा दे रहे हैं। साइबेरियन बताने की कोशिश करती है कि हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, हमारी तो लगी पड़ी है, हमें बस यहाँ पे सिक्योरिटी का काम करना है, जल्दी से यहाँ का काम खत्म हो जाए फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। साइबेरियन पूछती है कि क्या वो लड़की तुम्हारी बहन है? हरमित कहता है कि हाँ वो मेरी बहन है। हरमित ये भी पूछता है कि इस आइलैंड से निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या? तो राशिडी कहता है कि नहीं, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ बस पानी ही पानी है, केवल हम नाव या हेलीकॉप्टर की मदद से ही यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो हरमित किसी नाव को चुराने के बारे में सोचने लग जाता है क्योंकि बचपन में उसने अपने पिता के साथ में एक नाव चुराई थी। लेकिन साइबेरियन नाम की लड़की कहती है कि ये बात सोचना भी मत, हर जगह यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, क्यों बेवजह अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो। हम वेंडी को देखते हैं, वो भी यहाँ पे उन क्रीचर के साथ में बातें करने में लगी हुई है, उनके तौर तरीके सीख रही है और यूतानी भी अपने लोगों के साथ में इसी तरफ आ रहा है। इसीलिए कर्स यहाँ से टूटल्स को कॉल करता है और कहता है कि उन क्रिएचर को खाना पानी देते रहना और उनका ध्यान रखना, हम भी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो टूटल्स अकेला ही यहाँ से उस लैब की तरफ निकल पड़ता है। टूटल्स लैब के अंदर जाते ही वहाँ पे सभी जानवरों को क्रिएचर्स को खाना देने लग जाता है और फिर उनके दरवाजों को बंद कर देता है।
लेकिन वो जैसी एक क्रिएचर का दरवाजा खुलता है उस दरवाजे का हैंडल टूट जाता है। उसे पता चल जाता है कि मैं इस जगह से खाना नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए वो उस क्रिएचर के मेन दरवाजे को खोल देता है और उसके अंदर खाना देने के लिए चला जाता है। लेकिन वो जैसे इस सेल के अंदर पहुंचता है वो दरवाजा बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। उसे इस बारे में पता नहीं चलता। इस जगह पे 2-3 मधुमक्खियां थी जो कि क्रिएचर के रूप में थी। वो मधुमक्खियां यहाँ पे आती हैं। टूटल्स बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन अब दरवाजा बंद हो चुका है जो कि बाहर से ओपन होगा। उस वजह से वो मधुमक्खियां टूटल्स के ऊपर स्प्रे करती हैं जिससे टूटल्स वहीं पे मारा जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि इन क्रिएचर का जो स्प्रे है वो कितना ज्यादा खतरनाक है। वेंडी भी यहाँ से सेल्विया के पास में जाती है और पूछती है कि आपने निब्स के साथ में क्या किया, क्योंकि उसे इस हफ्ते की कोई भी बात याद नहीं है, शायद आपने उसकी मेमोरी को मिटा दिया। सेल्विया कहती है कि हमें ये करना पड़ा क्योंकि उसकी जो मेमोरी है वो करप्ट हो गई थी, इसीलिए हमने उसकी यादों को मिटा दिया। वेंडी कहती है कि कितना अच्छा वर्ड है करप्ट, आप करप्ट का नाम लेकर पता नहीं उसके साथ में क्या कर रही हो। सेल्विया कहती है कि हम तो बस उसे दवाई दे रहे हैं जैसा कि हर एक डॉक्टर करता है। मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ क्योंकि हमें तुम सबकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सेल्विया ये भी कहती है कि तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं, तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो किसी के अंदर नहीं है, इसीलिए हमें तुम्हारी भी जरूरत है। वेंडी कहती है कि कर्स ने मुझसे कहा है कि इंसान कमजोर होते हैं, पागल होते हैं, वो जल्दी उदास हो जाते हैं। मैंने उससे ये पूछा था कि हम इंसान हैं या रोबोट हैं, तब उसने मुझसे कोई जवाब नहीं दिया, बस ये कहा कि इंसान होने का दिखावा छोड़ दो। और वेंडी सेल्विया को 2-4 भली बुरी बातें बोलती है और चली जाती है। हम आर्थर को देखते हैं जो अपने सामान को पैक कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पे हरमित पहुँच जाता है। हरमित पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तभी हरमित को ये पता चल जाता है कि आर्थर को यहाँ से निकाल दिया गया है। आर्थर कहता है कि मेरी चिंता मत करो, मेरे पास में 6 डिग्रियाँ हैं, मुझे दूसरी जॉब मिल जाएगी। तुम बताओ तुम यहाँ पे किस काम के लिए आए थे। हरमित तब आर्थर से पूछता है कि मैं अपनी बहन के बारे में पूछने के लिए आया हूँ, क्या वो यहाँ पे सेफ है, बस मैं तुमसे बस इतना जानना चाहता हूँ। आर्थर यहाँ लगे हुए सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखने लग जाता है और हरमित को अपने पास बुलाता है और कंप्यूटर के अंदर कहता है कि तुम्हारी बहन यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित है, देखो सारे बच्चों का डेटा यहाँ पे मौजूद है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर वो उसे कुछ भी नहीं दिखाता, बल्कि वो वहाँ पे कुछ टाइप कर देता है और कहता है कि अपनी बहन को यहाँ से लो और निकल जाओ, और वो उसे एक पासवर्ड भी दे देता है। तब हरमित ये सब समझ जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मुझे पता चल गया कि मेरी बहन यहाँ पे सुरक्षित है, और हरमित यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी आर्थर को पता चल जाता है कि एक सेल खुल चुकी है, इसीलिए आर्थर को उस लैब के अंदर जाना था। स्लाइडली भी लैब के चारों तरफ घूम रहा है, वो ये काम चाह के भी नहीं कर सकता, लेकिन मोरो उसके दिमाग के अंदर है। मोरो कहता है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। तो मोरो कहता है कि ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे आर्थर पहुँच जाता है। आर्थर इस लैब के अंदर जाके देखता है जो टोटल्स नाम की इनकी जो सिंथेटिक थी वो मारा जा चुका है। अब स्लाइडली के पास में भी यही एक मौका था। आर्थर टोटल्स को बाहर निकालने लग जाता है। तब स्लाइडली चुपके से यहाँ बाकी एलियंस के दरवाजे खोल देता है, जिससे सारे क्रिएचर आज़ाद हो जाते हैं। अब ये चीज़ आर्थर को पता चल जाती है कि क्रिएचर आज़ाद हो चुके हैं, इसीलिए वो भी लैब से बाहर जाने लग जाता है। लेकिन लैब के बाहर स्लाइडली खड़ा है। आर्थर स्लाइडली को कहता है कि प्लीज़ बाहर से दरवाज़ा खोल दो, ये दरवाज़ा अंदर से लॉक हो चुका है। लेकिन स्लाइडली दरवाज़ा नहीं खोलता क्योंकि वो चाहता भी यही था। लेकिन तब जो क्रिएचर आज़ाद हुआ है वो क्रिएचर यहाँ पे आते ही आर्थर के ऊपर हमला कर देता है, इससे आर्थर वहीं पे बेहोश हो जाता है। तब स्लाइडली दरवाज़ा खोल के लैब के अंदर आता है। मोरो ने उसे ये कहा था कि 2 दिनों तक उसे उस इंसान को छुपाए रखना होगा, इसीलिए स्लाइडली एक वेंट के अंदर छुपा देता है और खुद भी उस वेंट में चला जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब हम आपसे मुलाकात करते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। इसी तरह की और भी लेटेस्ट साइंस फिक्शन वेब सीरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आखिर इंसानों के साथ में क्या होगा, तो ये सब जानने के लिए चलते हैं एपिसोड 7 की कहानी की तरफ। हमें पता चलता है कि जो स्लाइडली नाम का लड़का है उसने एक एलियन को आज़ाद कर दिया है, यानी एक क्रिएचर को आज़ाद कर दिया है, और वो क्रिएचर आर्थर के मुंह से लिपट चुका है। स्लाइडली आर्थर को लेकर अपने कमरे में आ चुका है और उस क्रिएचर की तरफ देख रहा है। स्लाइडली बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी है क्योंकि उसने इस तरह का काम पहली बार किया है। स्लाइडली आर्थर को बोलने की कोशिश करता है कि शायद तुम प्यासे भी हो सकते हो, चलो मैं तुम्हें थोड़ा पानी पिला देता हूँ। वो उसे पानी पिलाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी दरवाजे पे समी आ जाता है जो कि स्लाइडली का सबसे अच्छा दोस्त भी है। स्लाइडली कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बस काम कर रहा हूँ। लेकिन समी को पता चल जाता है कि स्लाइडली कुछ छुपा रहा है, इसलिए स्लाइडली जब दरवाज़ा खोलता है तब समी यहाँ पर बेड के नीचे आर्थर को देख लेता है और पूछता है कि ये तुमने क्या किया। स्लाइडली कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी के सामने कोई जिक्र नहीं करोगे।
और स्लाइटली यहाँ पे समी को सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि जो मोरो नाम का आदमी था जो हमें क्रैश शिप पे मिला था, उसने मेरी फैमिली को किडनैप कर लिया है और उसने मुझसे ये काम करने के लिए कहा है। मुझे किसी तरह करके आर्थर को यहाँ से एक समुद्र के किनारे तक लेके जाना है और बाद में वो लोग आर्थर को छोड़ देंगे। उसने मुझसे वादा किया है अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए यही काम करते, इसीलिए प्लीज मेरा ये काम कर दो, उन्हें बस इन एलियन की जरूरत है। तब समी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन समी खुद भी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। तब ये दोनों आर्थर को लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। हम कर्श को देखते हैं, वो भी लैब के अंदर पहुंच जाता है क्योंकि लैब के अंदर अभी भी एक सिंथेटिक मारा गया है जिसका टूटल्स नाम था। लैब के अंदर जो मधुमक्खियां यहाँ वहाँ घूम रही थी उन्हें पकड़ दिया जाता है और सब कुछ सिक्योर कर दिया जाता है। बॉय क्वालियर भी यहीं पे आता है, लेकिन बॉय क्वालियर यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज को देखता है। उसे पता चल जाता है कि जब टूटल्स को पकड़ा गया था तो उस बेड के अंदर जो क्रिएचर मौजूद था उसने रिएक्ट किया था, यानी कि उसे ये बात पता थी। इसका मतलब हम उस क्रिएचर से और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं या वो हमारी बाकी कामों में भी मदद कर सकता है। बॉय क्वालियर ये भी पूछता है कि क्या हम टूटल्स को वापस रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन कर्स कहता है कि ऐसा करना मुश्किल है। तभी यहाँ पे वेंडी भी आ जाती है। वेंडी देख लेती है कि टूटल्स का क्या हाल हो चुका है। वो कहती है कि इसका मतलब हम सेफ नहीं है, हम भी मारे जा सकते हैं और मुझे ये बात बाकी सिंथेटिक को बतानी होगी। लेकिन बॉय क्वालियर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम बाकी लोगों को बताओगी तो वो सभी डर जाएंगे, इसीलिए तुम समझदार हो, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ये बात किसी को मत बताना। लेकिन वो कहती है कि नहीं, आप किसी से कुछ भी बात नहीं छुपा सकते। वो जाने लग जाती है, सिक्योरिटी उसका रास्ता भी रोकती है। लेकिन वेंडी के अंदर ताकत है, वो उस एलियन के साथ में बातें कर सकती है, इसीलिए वो उस एलियन को उकसाने की कोशिश करती है। तब वेंडी को यहाँ से जाने दिया जाता है। लेकिन कर्श बाकी सिंथेटिक को जब देखने लग जाता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उन सारे सिंथेटिक के ट्रैकर निकाल दिए हैं। जरूर ये काम आर्थर का ही होगा। हरमित यहाँ से अपनी बहन वेंडी के कमरे में जाता है और वेंडी को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वेंडी बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि टूटल्स नाम का एक सिंथेटिक मारा गया है। वो ये बात यहाँ हरमित को भी बताती है, लेकिन हरमित कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, तुम सभी के ट्रैकर ऑफ हैं जो कि आर्थर ने किए हैं। तो वेंडी कहती है कि फिर तो हम सभी को बचा के यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन हरमित केवल अपनी बहन को ही बचाना चाहता था, वो बाकी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वेंडी यहाँ से निप्स और कर्ली इन दोनों के पास में चली जाती है। निप्स बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। कर्ली कहती है वेंडी से कि तुमने इसका क्या कर दिया, ये बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। वेंडी कहती है कि जो सच है मैंने वो बताया है, हम सब यहाँ पे फंस चुके हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और जो टूटल्स था वो मारा जा चुका है, हमें यहाँ से भागना होगा, हम सभी के ट्रैकर ऑफ हैं। लेकिन कर्ली कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन निप्स वो यहाँ से निकलना चाहती है, उसी वजह से निप्स वेंडी की साइड आ जाती है। वेंडी यहाँ कर्ली को कहती है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, मुझसे वादा करो। तो कर्ली वादा करती है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। वेंडी यहाँ पर जाने से पहले एक एलियन को आज़ाद कर देती है और वो एलियन वहाँ से भाग जाता है। ये काम वेंडी ने इसलिए किया है ताकि सभी लोगों का ध्यान वेंडी से हट जाए। तो वेंडी, हरमित और निप्स ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। बॉय क्वालियर भी यहाँ से सिल्विया के पास में आता है और कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने सभी के ट्रैकर ऑफ कर दिए और अब वो यहाँ से गायब हो चुका है। सिल्विया कहती है कि ये ऐसा नहीं है, उसे तो नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन तभी बॉय क्वालियर को ये पता चल जाता है कि एक एलियन भी आज़ाद हो चुका है, तो वो यहाँ से चला जाता है। समी और स्लाइटली अभी भी आर्थर को सीढ़ियों की मदद से नीचे ले जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक वहाँ पे कर्स पहुँच जाता है। कर्स इन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों कर क्या रहे हो। तो स्लाइटली कहता है कि जो शिप पर आदमी मिला था वो मेरे दिमाग में बोलता है, उसने मेरी फैमिली को किडनैप किया है और उसी ने मुझे ये काम करने के लिए बोला है। कर्स कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, अगर तुम आर्थर को सीढ़ियों से लेके जाओगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए तुम एक काम करो, तुम लिफ्ट की मदद से यहाँ से निकल जाओ। स्लाइटली और समी ऐसा ही करते हैं, वो आर्थर को लिफ्ट में डालते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। इससे हमें कर्स का पता चलता है कि वो या तो यूतानी की तरफ है या फिर वो कोई लड़ाई नहीं चाहता, उसी वजह से वो समी और स्लाइटली को ये काम करने दे रहा है। वेंडी, हरमित, निप्स ये तीनों एक जगह तक पहुंच जाते हैं। ये उस लैब से बाहर आ चुके हैं। बाहर यहाँ पे सभी बच्चों की कब्र दिखाई देती है। इस चीज से निप्स डर जाती है, लेकिन वेंडी समझ जाती है कि अब हम मारे जा चुके हैं और हमारा असली रूप यही है, इसीलिए हमें किसी तरह करके यहाँ से निकलना होगा। तब ये तीनों आगे बढ़ते हैं। स्लाइटली और समी भी आर्थर को लेकर जंगलों में पहुंच गए हैं। ये उसे किनारे तक ले जा रहे हैं, लेकिन सेना को आता देख ये लोग एक जगह छुप जाते हैं। लेकिन अगले पल इन लोगों को पता चलता है कि आर्थर यहाँ पे है ही नहीं। इस चीज से स्लाइटली बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी आर्थर यहाँ इन दोनों के पास में आता है और पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ और तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो। इसका मतलब आर्थर को कुछ भी याद नहीं है।
ये दोनों आर्थर को पागल बनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों तुम्हें उठा के लेके आए हैं। दरअसल लैब के अंदर एक गैस फैल चुकी थी, सभी लोगों को वहां से निकाला जा रहा था। पूरी लैब अब बंद हो चुकी है। तुम वहां पे बेहोश हो गए थे, शायद तुम्हारे अंदर गैस चली गई थी, उसी वजह से हमने तुम्हें उठाया और यहाँ पर लेके आए। सभी लोग समुद्र के किनारे पे हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए हम तुम्हें वहीं पे लेके जा रहे थे। चलो हम वहाँ पे चलते हैं। तब आर्थर इनकी बातों में आ जाता है और यहाँ से समुद्र के किनारे की तरफ जाने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग समुद्र के किनारे तक पहुँचते हैं, आर्थर को धुंधली यादें आने लग जाती हैं। उसे पता चल जाता है कि किसी जीव ने मेरे ऊपर हमला किया था। इसीलिए वो इन दोनों को बोलता है कि रुको, मुझे पता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। तुम दोनों सच में बहुत गलत काम कर रहे हो और तुम दोनों शायद ये काम मजबूरी में आके कर रहे हो। लेकिन अगर हम तीनों मिलकर बातें करेंगे तो शायद इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसीलिए चलो हमें वापस जाकर एक बार बैठकर बातें करनी चाहिए। तो स्लाइटली फिर से आर्थर की बातों में आता है और ये लोग वापस किनारे से दूर जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी आर्थर को कुछ होने लग जाता है और वो वहीं पर वोमिटिंग करता हुआ गिर जाता है। तभी आर्थर के पेट को चीरकर उसके अंदर से एक जीव बाहर निकलता है जो कि एक क्रिएचर है और वो क्रिएचर जंगलों की तरफ भाग जाता है। इस चीज़ से स्लाइटली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है खुद पे कि वो एलियन तो जा चुका है और मोरो ने मुझे यही एलियन लाने के लिए कहा था, अब वो मेरी माँ को नहीं छोड़ेगा। लेकिन स्लाइटली फिर भी आर्थर की मरी हुई बॉडी को यहाँ से समुद्र के किनारे की तरफ ले जाने लग जाता है क्योंकि उसे अपनी माँ को किसी तरह करके छुड़वाना होगा। हम कर्ली को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रो रही है। वो यहाँ से सेल्विया के पास में जाती है और सेल्विया उसे संभालती है। समी और स्लाइटली आर्थर को समुद्र के पानी में ले आते हैं। उन्हें यहाँ पे मोरो नजर ही नहीं आ रहा था और मोरो ने उन्हें समुद्र के किनारे तक ही आने के लिए बोला था। लेकिन तभी यहाँ पानी के अंदर से कुछ सैनिक थे जो बाहर निकलते हैं, जो मोरो के लिए काम करते हैं। वो लोग स्लाइटली और समी तक पहुँच जाते हैं। मोरो यहाँ पे स्लाइटली को कहता है कि मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम अकेले आना, तुम अपने साथ समी को क्यों लेके आए हो। स्लाइटली कहता है कि जो काम तुमने मुझे सौंपा था वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की था और मुझसे अकेले नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड समी को इसमें मिला लिया, लेकिन ये किसी को कुछ भी नहीं कहेगा। मोरो आर्थर की बॉडी को देखता है और कहता है कि इसके अंदर जो क्रिएचर था वो कहाँ पे है। स्लाइटली कहता है कि तुमने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया था, लेकिन रास्ते के अंदर इस आर्थर को कुछ होने लगा, इसके अंदर से एक जीव निकलकर भाग गया। मोरो कहता है कि तुमने पूरा प्लान बिगाड़ दिया। वो अपने लोगों को कहता है कि इन दोनों को पकड़ लो, यानी कि स्लाइटली और समी को पकड़ लो। खुद इस जंगल के अंदर उस क्रिएचर को ढूंढने में लग जाते हैं। बॉय क्वेलियर को देखते हैं जो उस भेड़ को देख रहा है क्योंकि उस भेड़ के अंदर एक क्रिएचर जा चुका है जो उसकी आंख में जाके बैठ चुका है। बॉय क्वेलियर को लगने लगता है कि ये क्रिएचर बाकी क्रिएचर के मुकाबले में ज़्यादा स्मार्ट है क्योंकि टूटल्स जब मारा गया था तब इस क्रिएचर ने रिस्पॉन्स किया था। इसीलिए बॉय क्वेलियर यहाँ पे क्रिएचर से बातें करता है। तब ये क्रिएचर पैर हिलाकर, यानी ये भेड़ पैर हिलाकर रिप्लाई करती है। इससे बॉय क्वेलियर समझ जाता है कि शायद ये बोल नहीं सकती, इसीलिए हमें इसके लिए एक होस्ट तैयार करना होगा, यानी कि एक जिंदा इंसान जिसके अंदर ये क्रिएचर जा सके और जो भी बात हो वो आदमी फिर हमें बोल के बताएगा, यानी कि ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जिसके ऊपर मैं काम करूँगा। लेकिन बॉय क्वेलियर को पता है कि मुझे किस इंसान को होस्ट चुनना है। वेंडी, नीब्स और हरमित ये तीनों जंगल के अंदर जा रहे थे। इन तीनों को किसी तरह करके समुद्र के किनारे तक पहुंचना है और वहां से आगे निकलना है। लेकिन तभी यहाँ पे मोरो के लोग पहुंच जाते हैं जो इन तीनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वेंडी इन्हें आगाह करती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना बेवजह मारे जाओगे। लेकिन मोरो के लोग कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से लेके जाएंगे। लेकिन हमें पता चलता है कि यहाँ पे एलियन भी मौजूद है जो इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, यानी मोरो के लोगों के ऊपर। वेंडी इस एलियन से बातें कर रही है, उसी वजह से ये एलियन वेंडी और उसके लोगों को कुछ नहीं कहता और मोरो के सारे लोगों को मार देता है। ये एलियन वेंडी के करीब भी आता है। वेंडी इस एलियन से बातें करती है, तब ये एलियन चला जाता है। हरमित पूछता है कि तुमने इस एलियन से क्या कहा। वो कहती है कि मैंने इसे ये कहा है कि छिपकर रहना और हमारे साथ रहना, और शायद इस बात को ये समझ भी चुका है। तब हरमित इन लोगों की बंदूक लेता है और यहाँ से आगे बढ़ जाता है। हमें क्रिएचर को भी देखते हैं जो आर्थर की बॉडी से निकलकर भागा था, अब उसे पकड़ दिया जाता है जिसको मोरो नहीं पकड़ा है। और मोरो, स्लाइटली और समी इन लोगों को लेके उसी लैब के अंदर चला जाता है जिस लैब के अंदर बॉय क्वेलियर, कर्स ये लोग रहा करते हैं। लेकिन जब वो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तब यहाँ पे बहुत सारे कर्स के भी लोग थे जो मोरो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब वहाँ पे कर्स पहुँचता है। कर्स यहाँ पे एक क्रिएचर लेके आया है जो आर्थर की बॉडी के अंदर था, यानी कि जंगल के अंदर जो क्रिएचर घूम रहा था उसको कर्स नहीं पकड़ा है। कर्स ये क्रिएचर मोरो को दे देता है और कहता है कि मेरे दोनों इंसानों को छोड़ दो, यानी कि स्लाइटली को और समी को, इन दोनों को छोड़ दो, ये क्रिएचर लो और यहाँ से चले जाओ। साथ ही वो ये भी बोलता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है और कर्स के लोग
मोरो को पकड़ लेते हैं। निब्स, वेंडी और हरमित ये लोग भी एक समुद्र के किनारे तक पहुंच जाते हैं और वहां पे आके एक नाव को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोरो के लोग वहां पे आ जाते हैं जो यहीं पे गश्त लगा रहे थे, जिनमें राशिडी नाम का आदमी और एक का साइबेरियन, ये दोनों भी मौजूद हैं। ये दोनों हरमित को कहते हैं कि तुमने अपना प्लान कर दिया, यानी तुम बोट को चुराने के लिए आए हो, लेकिन हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। हरमित कहता है कि प्लीज़ मेरी बात मानो और मुझे यहाँ से जाने दो। साइबेरियन कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, हम यहाँ से तुम्हें नहीं जाने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कि निब्स और वेंडी इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तब निब्स यहाँ पे एक आदमी की जुबान को खींच लेती है और उसे मार देती है। हरमित निब्स को शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो सिक्योरिटी के लोग थे वो वेंडी और निब्स इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। वेंडी यहाँ पे अपनी क्रिएचर को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन हरमित उसे कहता है कि ऐसा मत करो, किसी भी क्रिएचर को मत बुलाओ। लेकिन वो क्रिएचर बहुत दूर झाड़ियों के अंदर ये सब देख रहा था। वेंडी तो रुक जाती है, लेकिन निब्स रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो यहाँ पे सिक्योरिटी के लोगों के ऊपर हमला करते जा रही थी। हरमित के पास में बंदूक है, उसी वजह से वो उस बंदूक की मदद से एक इलेक्ट्रिक शॉक निब्स को दे देता है, जिससे निब्स वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। अब वेंडी अपने भाई के ऊपर गुस्सा निकालती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें इसे बेहोश नहीं करना चाहिए था। तभी सिक्योरिटी के लोग हरमित और वेंडी इन दोनों को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन वो क्रिएचर दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। हे दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एलियन अर्थ एपिसोड नंबर 8 की कहानी को। ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो के लास्ट में हम ये भी बताने वाले हैं कि एपिसोड 2 आएगा या नहीं आएगा। अगर आप साइंस फिक्शन वेब सीरीज देखने के दीवाने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। तो चलते हैं एपिसोड 8 की कहानी की तरफ। एपिसोड 8 की शुरुआत उस एलियन से होती है जो समुद्र के किनारे के पास में भटक रहा है। वो आर्थर की बॉडी के पास में भी जाता है, लेकिन आर्थर तो मारा जा चुका है, उसी वजह से वो आगे बढ़ता है। हम सिल्विया को भी देखते हैं, वो भी यहाँ से उन बच्चों की कब्र के पास में आती है, उनके ऊपर फूल चढ़ाती है और उसने जो किया है उसके लिए वो उन सभी से माफ़ी भी मांगती है। लेकिन तभी वहाँ पे एलियन आ जाता है। उस एलियन को देख के सिल्विया डर जाती है, लेकिन तभी वहीं पर राशिडी और साइबेरियन ये लोग आ जाते हैं। इनकी सिक्योरिटी टीम आती है जो इस एलियन को गोली मार देती है। तब वो एलियन वहाँ से भाग जाता है और इस तरह से सिल्विया की जान बचती है। वो लोग सिल्विया को रेस्क्यू करके यहाँ से लैब के अंदर ले जाते हैं। दरअसल इस एलियन को ये बात पता है कि वेंडी को ये लोग पकड़ के ले जा चुके हैं, उसी वजह से वो एलियन इस लैब के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। साथ ही हमें ये पता चलता है कि युद्धानी ने इस आइलैंड के सारे कनेक्शन काट दिए हैं, सैटेलाइट कनेक्शन भी टूट चुके हैं। उस वजह से ये आइलैंड अब अलग थलग हो चुका है और उन चारों बच्चों को पकड़ दिया जाता है, उन्हें सेल के अंदर डाल दिया जाता है। हरमित और मोरो उन्हें भी पकड़कर सेल के अंदर डाल दिया गया है। जो बॉय कॉलियर है वो एक जगह पे बैठा हुआ है, वो कुछ पुरानी क्लिप्स को देख रहा है जिनमें उसने उन छोटे बच्चों को इन सिंथेटिक में बदला था। निब्स यहाँ पे कर्ली नाम की लड़की के ऊपर आरोप लगाती है कि शायद तुमने बॉय कॉलियर के सामने हमारी चुगली की होगी क्योंकि हम भाग रहे थे, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं बॉय कॉलियर की फेवरेट हूँ, लेकिन तुम्हारे सीक्रेट मैंने उसके सामने नहीं बताए। वेंडी तो ये भी कहती है कि हमारे पहले वाले शरीर यानी कि जो ओरिजिनल बॉडी हमारी थी वो अब नहीं रही, यानी वो मारे जा चुके हैं। लेकिन कर्ली को इस बात पे यकीन नहीं होता। लेकिन तभी यहाँ पर वेंडी कुछ सोचने लग जाती है। वो सोचती है कि उनसे हम डर रहे हैं, हालांकि उन्हें हमसे डरना चाहिए, यानी वो कुछ नई चाल चलने वाली है। जहाँ पर बॉय कॉलियर है वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे ऑफ हो जाते हैं। दरअसल ये काम वेंडी ने किया है क्योंकि वो एक एआई है, उसी वजह से वो किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकती है। तब बॉय कॉलियर कहता है कि जाओ ओटम को बुला के लेके आओ, और बॉय कॉलियर खुद सोचने लग जाता है कि मुझे कोई वीक होस्ट ढूंढना पड़ेगा ताकि जो एक आंख वाला एलियन है इस जीव को वो किसी इंसान के अंदर डाल सके। हम सिल्विया को देखते हैं, उसे भी पकड़कर जल्दी से सेफली यहाँ लैब के अंदर लाया जाता है। तब यहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड चले जाते हैं। वो अकेली ही लैब के अंदर यहाँ ड्रिंक करने लग जाती है, लेकिन वेंडी किसी भी कैमरा को हैक कर सकती है। उस वजह से वो सिल्विया को देख लेती है और उसके सामने कुछ पुरानी क्लिप्स को चला देती है। ये क्लिप्स छोटे बच्चों की थी, छोटे बच्चों को सिंथेटिक में बदला गया था और सिल्विया ये सब नहीं देखना चाहती। वो उन डिवाइसेस को बंद करने की कोशिश भी करती है। गुस्से में आके एक आध डिवाइस को तोड़ भी देती है। मोरो को भी होश आ जाता है। हरमित उसी के पास में बैठा हुआ है। हरमित पूछता है कि जब वो स्पेसशिप क्रैश हुआ तब क्या तुम उसी के अंदर थे? मोरो कहता है कि मैं कल में नहीं जीता, बस मुझे यहाँ से किसी तरह बाहर निकलना होगा। हरमित कहता है कि तुमने मुझे शूट क्यों किया? मोरो कहता है कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, अब तुम्हारा फेफड़ा कैसा है? हम सिक्योरिटी टीम को देखते हैं जिसमें राशिडी और साइबेरियन ये लोग हैं।
ये लोग आगे बढ़ रहे थे। फैसला करते हैं कि हमें किसी तरह करके आर्मरी तक पहुंचना होगा और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हथियार जमा करने होंगे ताकि हम उन एलियन का मुकाबला कर सकें। ये लोग लिफ्ट की मदद लेते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से निकलने लगते हैं लिफ्ट वहीं पे रुक जाती है। दरअसल ये काम वेंडी ने किया होता है क्योंकि वो एआई है और किसी से भी कनेक्ट हो सकती है, उस वजह से उसने लिफ्ट को रोक दिया। वो यहाँ सीसीटीवी कैमरा के जरिए अपने भाई को भी देखती है, लेकिन वो अपने भाई से अभी भी नाराज है क्योंकि उसने निब्स को मारने की कोशिश की थी। तो वेंडी अपने पुराने बातों के बारे में सोचने लग जाती है। जब वो पहली बार इस लैब में आई थी तब उसने अपने भाई हरमित के लिए एक लेटर लिखा था, लेकिन उस टाइम पे वेंडी को ये नहीं पता था कि उन्हें मारकर हमेशा के लिए सिंथेटिक बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वेंडी तब यहाँ पे मोरो और हरमित जिस जगह पे है उस जगह का दरवाजा खोल देती है। तब मोरो एक सैनिक के ऊपर हमला कर देता है, इस तरह से वो यहाँ से आज़ाद होकर भाग जाता है। तब मोरो यहाँ से सीधा उसी लैब में आ जाता है जिस लैब के अंदर कर्श काम कर रहा था, और वो आते ही कर्श के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई चलती है। एक इंसान है जिसके अंदर कुछ मशीन के टूल्स लगाए गए हैं, लेकिन एक पूरी तरह से एआई है, यानी कि रोबोट है। ये दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन मोरो किसी तरह करके इस एआई यानी कि कर्श को उठाकर फेंक देता है, जिससे कर्श बीच से टूट जाता है। वो कुछ करने के काबिल नहीं रहता। मोरो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे पंगे कभी मत लेना। मोरो ये भी कहता है कि यूटानी और उसकी टीम कभी भी यहाँ पर पहुँचने वाली है, और मैं तो वो लेने आया हूँ जो यूटानी का है, यानी कि वो एलियन। लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पे जितने भी एलियन थे वो सारे के सारे आज़ाद हो चुके हैं, यानी वो जीव आज़ाद हो चुके हैं। तब तक कर्श को भी वापस मोरो के ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है, और वो मोरो के ऊपर फिर से हमला कर देता है और वो मोरो को बेहोश कर देता है। वेंडी भी पिंजरे के अंदर बंद है। वो एक आवाज़ करके एलियन को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर बॉय क्वेलियर पहुँच जाता है। वो कहता है कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब आज पिंजरे के अंदर बंद हो। कभी कभी मेरे फेवरेट हुआ करते थे, और मैं तो तुम लोगों के साथ में खेलने के लिए आया था। मेरे साथ कौन खेलेगा? कर्ली कहती है कि मैं तुम्हारी फेवरेट थी, फिर भी तुमने मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया। बॉय क्वेलियर कहता है कि मुझे ये बात तो याद ही नहीं कि तुम मेरी फेवरेट थी। तभी वेंडी चुटकी बजाकर यहाँ का दरवाजा यानी लॉक खोल देती है, यानी कि वो कभी भी यहाँ से भाग सकती थी। तब बॉय क्वेलियर ये सब देख के हैरान है। वो इन बच्चों से धीरे धीरे बात करता हुआ आगे बढ़ता है और इस पिंजरे की तरफ आने लग जाता है। बॉय क्वेलियर यहाँ पे अपने बारे में बातें करने लग जाता है। वो बताता है कि मेरे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने इस पूरे एम्पायर को खड़ा किया, लेकिन इस एम्पायर को मैं लेना चाहता था। उसी वजह से मैंने अपने पिता को मार दिया और मुझे जरा भी दया नहीं आई। बॉय क्वेलियर ये भी कहता है कि तुम लोगों ने सब कुछ कबाड़ा कर दिया। ये सुंदर बॉडीज तुम्हारी हो सकती है, बस तुम लोगों को मेरा कहना मानना है। इन सारे बच्चे बॉय क्वेलियर के खिलाफ हो चुके हैं, और तो और वो यहाँ पे बॉय क्वेलियर के सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देते हैं। अब बॉय क्वेलियर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वेंडी तब कहती है कि भागो। बॉय क्वेलियर यहाँ से भाग जाता है और वेंडी अपने सारे दोस्तों को काम पे लगा देती है। कोई सेल्विया को देखेगा, कोई हरमित को देखेगा, कोई सिक्योरिटी टीम को पकड़ेगा। इस तरह से सभी लोग काम में लग जाते हैं। हरमित भी यहाँ से अपने कमरे में जाता है, लेकिन उस कमरे में पहुँचते ही वहाँ पे एटम उसे मिल जाता है। एटम कहता है कि बॉय क्वेलियर ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारी बहन भी उसी के पास में है, उसने तुम्हारे लिए एक प्रपोजल रखा है। तब बॉय क्वेलियर एटम के साथ साथ चलने लगता है। समी और स्लाइटली जब जा रहे थे तब समी कहता है कि हम दोनों ने बहुत ही गलत काम किया। स्लाइटली कहता है कि हमने नहीं किया, बल्कि हमसे गलत काम करवाया गया। वहीं हम सिक्योरिटी के लोगों को देखते हैं, उनके ऊपर भी एलियन हमला कर देता है। सेल्विया भी जब एक जगह पे खड़ी थी तब उसके पास में निब्स पहुंच जाती है और निब्स उसे पकड़ लेती है, यानी सेल्विया को। कर्श ने भी मोरो को बेहोश कर दिया है। तभी वहाँ पे समी और स्लाइटली ये दोनों पहुंच जाते हैं, जो कर्श को पकड़ लेते हैं, उसके हाथ बांध देते हैं, यहाँ तक कि वो लोग मोरो को भी पकड़ते हैं। एटम भी हरमित को यहाँ से बॉय क्वेलियर के ऑफिस में लेके आता है और कहता है कि वो अंदर आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन हमें पता चलता है कि अंदर वो एक आंख वाला क्रिएचर है, वो आज़ाद हो चुका है। अब वो क्रिएचर हरमित के अंदर जाना चाहता है, उसी वजह से हरमित अपने आप को एक जगह पे लॉक कर लेता है। लेकिन वो क्रिएचर जब अंदर आने लग जाता है तब हरमित वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो क्रिएचर हरमित को जाने नहीं देता। उसकी आंख के अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहा था। एंड टाइम पे वेंडी वहाँ पे आती है, जो अपने भाई की जान बचाती है, इस क्रिएचर को दूर फेंक के मारती है। तभी बीच में एटम आ जाता है, जो आते ही बॉय क्वेलियर को बेहोश करता है और वेंडी के ऊपर हमला कर देता है। हमें पता चलता है कि एटम खुद भी एक रोबोट है, वो वेंडी के ऊपर भारी पड़ता है। लेकिन वेंडी वो एक एआई है और किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकती है, उस वजह से वो इस रोबोट यानी एटम को कंट्रोल कर लेती है, उसे एक जगह पे फ्रीज कर लेती है और उस क्रिएचर से अपने भाई की भी जान बचाती है। हरमित को होश आ जाता है। हरमित अपनी बहन से निब्स के लिए माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसने निब्स के ऊपर इलेक्ट्रिक हमला किया था। कहता है कि निब्स मेरे फ्रेंड को नुकसान पहुंचा रही थी, उसी वजह से मैंने उसके ऊपर हमला किया। लेकिन उसकी बहन हरमित को माफ़ कर देती है। और तो और तुम एलियन का साथ दे रही हो, एलियन हमारे लिए खतरनाक है। वो कहती है कि खतरनाक तुम्हारे लिए हैं, हमारे लिए नहीं।
वो कहती है कि अब हमें यहाँ से बॉय क्वेलियर के पास में जाना होगा। तभी एटॉम नाम के रोबोट को गिरा देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। बॉय क्वेलियर भी यहाँ से आगे बढ़ रहा है, वो भाग रहा है, वो छुपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक एलियन उसका पीछा कर रहा है। इस चीज से बॉय क्वेलियर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पे एलियन भी आ जाता है, उनके साथ में हरमीत और वेंडी भी आते हैं। बॉय क्वेलियर डर जाता है, लेकिन बॉय क्वेलियर की सिक्योरिटी की टीम यहीं पे है। तभी वेंडी इशारा देती है और ये एलियन सिक्योरिटी टीम के ऊपर हमला कर देता है, उन्हें मार देता है और इस तरह से वेंडी बॉय क्वेलियर को पकड़ लेती है। तब तक हम साइबेरियन नाम की लड़की को देखते हैं जो लैब के अंदर गई हुई है। लैब के अंदर क्रिएचर घूम रहे हैं और उनमें से एक क्रिएचर साइबेरियन के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। लेकिन हम उस एक आंख वाले क्रिएचर को देखते हैं, वो लैब से फरार हो जाता है और यहाँ से समुद्र के किनारे के पास में आ जाता है और जहाँ पे आर्थर की बॉडी पड़ी हुई थी उसके अंदर चला जाता है, यानी कि आर्थर अब जिंदा हो जाएगा। यूतानी की टीम भी इसी तरफ आ रही है। अब सारे लोग इस जेल के अंदर बंद हैं, इसमें कर्स, मोरो, एटॉम और बॉय क्वेलियर, सल्विया ये सारे बंद हैं। और वेंडी कहती है कि तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, बल्कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे बस खुद की पड़ी रहती है, जिसे दूसरों को मारने में मजा आता है। सारे बच्चे यहीं पर हैं, सारे बच्चे अब बहुत खुश हैं। एटॉम बंधा हुआ नहीं है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका पूरा कंट्रोल अब वेंडी के हाथ में है। अब बॉय क्वेलियर कुछ भी नहीं कर पा रहा, वो बस जेल के अंदर बंधा हुआ है। इनका एलियन इनके पास में है। बाकी बच्चे वेंडी से पूछने लग जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। वेंडी कहती है कि अब हमारा राज होगा। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है, यानी कि वेंडी इन सबको बंद करके यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन जो यूतानी की टीम आने वाली है, शायद वेंडी और उसके साथी उनके ऊपर भी हमला कर सकते हैं, उन्हें भी मार गिराएंगे, क्योंकि यूतानी को तो अपने एलियंस चाहिए। या ये भी हो सकता है कि यूतानी के लोगों के पास में इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो, वो इन सिंथेटिक को कंट्रोल करके अपने साथ ही ले जाएं। ये चीज़ें तो इसके सीजन 2 में ही पता चलेंगी और इसका सीजन 2 भी बहुत जल्द आएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि सीजन 2 की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए।